सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम लोग की ये लाइव क्लास हो रही है। उम्मीद हाँ जी। चलिए स्टार्ट कर। अभी बताते हैं जो ये सब हैप्पी बर्थडे और ये हैप्पी एनिवर्सरी वाले। अभी रुक जाओ, अभी ठीक है, क्लास हो जाने तो ख़त्म होने तो फिर तुम्हें बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी आप लोगों को पता है कि आज, पता है कि नहीं पता है कि आज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने वाली है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी फॉर द 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। मोरारजी देसाई ने 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम प्रेजेंट किया था, 6 बार लगातार। और निर्मला सीतारमन जी है, उनका रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली हैं, 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो है प्रेजेंट करने वाली हैं बजट को। तो जो भी सारी चीज़ें रहेंगी बजट से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होंगे, स्कीम्स और सारी चीज़ें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आज इवनिंग में देख रहे होंगे। क्लास आपकी शेड्यूल हो जाएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली वो लाइव ही क्लास रहेगी और उसमें हम लोग पूरा बजट यहाँ पे देखने वाले हैं। एंड एज यू ऑल नो कि बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है। इट इज़ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ वार्षिक वित्तीय विवरण। कौन से आर्टिकल में ज़रा बताइए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 15। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अनंत आर कृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अनंत आर कृष्णन का किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तबला, मृदंगम, ड्रम या फिर वॉलिन। तो कृष्णन जी की अगर बात करें तबला में तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं। तबला में तो हमने अल्लाह रा का नाम पढ़ा, जाकिर हुसैन पढ़ा, अनोखे लाल मिश्रा नाम पढ़ा, ठीक है, निखिल घोष नाम पढ़ा, विक्रम घोष नाम पढ़ा, लेकिन कहीं पे हमने अनंत आर कृष्णन का नाम नहीं पढ़ा। साउथ इंडियन एज सच कोई नेम नहीं था तबला में, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ड्रम्स में भी अगर हम बात करें तो ड्रम्स में मैंने आपको अभी तक नहीं बताए हैं। ड्रम्स के अगर हम बात करें तो जैसे एक नाम याद रखिएगा, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ठीक है, बंदोपाध्याय। शिवमणि, ठीक है, शिवमणि एक नाम याद रखिएगा। एक नाम याद रखिएगा क्या, आई थिंक श्री शंकर बनर्जी करके ऐसा नाम है, ठीक है, श्री शंकर बैनर्जी। ये नाम याद रखने आपको, ड्रम से एसोसिएटेड है। वॉलिन से बात करें, वॉलिन मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज TN कृष्णा। लालगुड़ी गोपाल अय्यर, तो इन शॉर्ट आप अय्यर याद रख लो, ठीक है। नगाई मुरलीधरन, तो मुरलीधरन आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये वॉलिन से एसोसिएटेड है। अब मृदंगम को अगर छोड़ा है तो फिर आंसर मृदंगम ही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा, मृदंगम। मृदंगम में मैंने आपको और भी कुछ नाम बताए थे, जैसे कि शिवरमन, चाहे वो UK शिवरमन हो या फिर वो VK शिवरमन हो। शिवरमन अगर आपको सरनेम में दिखेगा तो वो मृदंगम से एसोसिएटेड होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा। और अभी मैंने पूछा था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो इट इज आर्टिकल नंबर 112 अनुच्छेद नंबर 112 में। मोहम्मद असद सर, फिजिक्स और केमिस्ट्री FRB। असद जी बिल्कुल FRB भी हम लोग करेंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की। आज बजट कर लें, ठीक है, शाम को। उसके बाद अब आप देखिए बैक टू बैक आपको धड़ाधड़ FRB भी के जो लेक्चर्स है वो भी मिलने लगेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि घराना का टॉपिक है जो कि आई थिंक चैनल पे अभी तक नहीं हुआ है, तो वो भी हम लोग करेंगे बारी बारी से, ठीक है। चलो, तो सी आइस हेल्प्स डिटरमाइन द अर्थ्स क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट परसेंटेज ऑफ द सनलाइट फॉलिंग ऑन द सी आइस इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। और इस चीज़ को बोलते क्या हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी हमारा इंसोलेशन आता है, दैट इज़ इनकमिंग सोलर रेडिएशन आता है जो कि अर्थ सरफेस पे गिरता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं। प्लस क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए कितने फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्लेस की। हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। एंड क्लाइमेट का जब हम डेटा कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कितने साल का डेटा लेते हैं, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं अल्बीडो। अल्बीडो क्या चीज़ होती है कि जो हमारी अर्थ, जो हमारा इंसोलेशन आता है वो रिफ्लेक्ट जो होता है उसको अल्बीडो बोलते हैं।
ये डिफरेंट सरफेसेस के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं बर्फ़ पे पड़ा तो उसके लिए अलग, जंगल में पड़ा, पेड़ों में पड़ा तो उसके लिए अलग, रेगिस्तान है उसके लिए अलग, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेंशनड है, जो भी हर सरफेस का जो अल्बीडो होता है वो यहाँ पे आपका क्लियरली मेंशनड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रेश स्नो होता है, फ्रेश स्नो का मतलब है कि ताज़ी, एकदम ताज़ी जो बर्फ़ है, तो उसका अल्बीडो सबसे हाईएस्ट होता है, दैट इज़ 80% ऑफ द इंसोलेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक। ओल्ड स्नो का थोड़ा सा कम हो जाता है, रफली 60%। एग्जैक्ट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 80-60 थोड़ा सा याद रखिए। कभी कभी तो आपसे ऑर्डर में लगाना है। अब यहाँ तो उसने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि 80%, अच्छा पूछा उसने कि कितना है, ओके ठीक है, तो आंसर इसका 80% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन कई बार आपसे ऑर्डर में लगाने के लिए भी पूछ सकता है, जैसे ये सारे दे देगा आपको सर्फेसेस, बोल देगा कि इनके डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग अल्बीडो के ऑर्डर में लगाना है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ अल्बीडो क्या होता है, और ये भी बता चुका हूँ कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो का अल्बीडो सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। सैंड डेजर्ट का कम, लैंड सरफेस का कम, और ओशियन लेक्स का सबसे कम वो इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, ज़्यादातर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। ये इतनी चीज़ क्लियर। यहाँ पे कितने फैक्टर्स होते हैं, तो उतने ही फैक्टर्स होते हैं जितने कि हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं इंडिया में, उतने ही 6। क्लाइमेट में हम लेते हैं 30 साल का डेटा कैलकुलेट करने के लिए, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ सरफेस है उसमें रफली 71% वाटर है एंड 29% ऑफ लैंड है। ये जो आपका रेशियो है, इसमें जो 71% वाटर है, अगर इसको हम 100 ट्रीट करें तो इसमें मात्र आप ये मान लीजिए कि 2.8% क्या है, फ्रेश वाटर है। अब ये जो फ्रेश वाटर है, इसमें भी सबसे जो हाईएस्ट फ्रेश वाटर का कॉम्पोजिशन है वो आपको देखने को मिलेगा ग्लेशियर्स में, ठीक है। वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ग्लेशियर्स में। कहीं कहीं रफली देखिए आपको 3% देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल प्रिसाइज लिखा है 2.8%, यानी जितना बाकी का है वो आपका सॉल्ट वाटर है, पीने योग्य नहीं है। दिस इज़ इन दी, इसमें जो मोस्टली है, और रफली आप ये मान के चलो ये 2.8% है, इसका 68% समथिंग आपको देखने को मिलेगा ग्लेशियर्स में, ठीक है। ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स या फिर आप परमाफ्रॉस्ट बोल सकते हो, ग्लेशियर्स और या फिर आइस कैप्स आप बोल सकते हो। तो ये क्या है, ये फ्रेश वाटर। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला कि जो हमारी पूरी लैंड और मतलब वाटर है उसमें 71% वाटर है, 29% लैंड है। इस 71% वाटर में सिर्फ 2.8% ही पानी पीने योग्य है, दैट इज़ फ्रेश वाटर है। और वो जो 2.8% है उसका 68% रफली आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज शुंग भृत्याज इन द पुराण्स। निम्नलिखित में से किसे पुराणों में शुंग भृत्य कहा गया है, सातवाना, कुशान, शक या फिर कण्व। 2 के बाद सीधे 5 आ गया ये, ओके ठीक है। चौथा कोई, तो इसको ऐसे कर लेना, ओके ठीक है, नंबरिंग गड़बड़ा गई यहाँ पे, कोई नहीं। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होगा ये आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से किसको शुंग भृत्य कहा गया है पुराण्स में। सातवाना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फाउंडर थे इनके सिमुक। सबसे पावरफुल रूलर का नाम आपको बताना है। इन्होंने किस तरह के कॉइन्स को स्टार्ट किया था, कौन से धर्म को ये मानते थे, किस धर्म को फॉलो करते थे। पैटर्नाइज तो उन्होंने बहुत सारे धर्मों को किया, लेकिन किस धर्म को ये फॉलो करते थे। शुंग भृत्यास, कुशांस को नहीं। कुशान क्या है, ये एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है जो कि येवचीज़ के नाम से जाने जाते हैं। येवचीज़ नोमैडिक ट्राइब है जो इंडिया में आए। कुशान के अगर फाउंडर की बात करें तो कुजुल कडफिशस, ठीक है, कुजुल कडफिशस। एंड कुशांस की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे पावरफुल रूलर थे कनिष्क, जिन्होंने शक संवत की शुरुआत की 78 AD में और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। शाकाज भी आंसर नहीं होगा, शाकाज को हम स्काइथियंस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्काइथियंस ये भी एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है। सही आंसर होगा यहाँ पे कण्वा। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे थे रफली 16 महाजनपद, रफली क्या एग्जैक्टली 16 महाजनपद थे, ठीक। और ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें जो सबसे पावरफुल महाजनपद था दैट वाज मगध। इस मगध में डिफरेंट डायनेस्टीज का रूल रहा। सबसे पहले तो हमें पता है कि हरनका डायनेस्टी का रूल रहा, और उसके सबसे पहले रूलर कौन थे, बिंबिसार थे, ठीक है। तो हरनका डायनेस्टी का पहले तो रूल रहा। फिर इसके बाद जो मोस्ट
इंपॉर्टेंट डायनेस्टी का जो रूल रहा वो मौर्य डायनेस्टी। वैसे बीच में और भी डायनेस्टीज आई, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी के पहले नंद डायनेस्टी का रूल रहा, नंद वंश का रूल रहा, और इसके जो लास्ट रूलर थे धनानंद, फाउंडर तो महापद्मानंद थे, लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना करी। देन मौर्य वंश के जो आखिरी रूलर थे बृहद्रथ, बृहद्रथ को किसने हराया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने हराया बृहद्रथ को और शुंग वंश की स्थापना करी। और शुंग वंश के बाद आता है कण्वा वंश। यही जो कण्व हैं पहले एक तरह से शुंग वंश के एक तरह से सर्वेंट्स के तौर पे काम करते थे, नौकर के तौर पे काम करते थे। और इसका मतलब यही होता है शुंग भृत्य, भृत्य का मतलब होता है सर्वेंट। ठीक है, तो पुराण्स में इनको सर्वेंट्स बताया गया है शुंगा का, और वो है कण्वा। सातवानास को पुराण से बताया गया आंध्रा। ठीक है, आंध्रास बताया गया है इनको पुराण्स में सातवाहना को, क्योंकि सातवाहना डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी कुछ। और इनके फ्यूडेटरीज कौन से थे? कौन इनके फ्यूडेटरीज थे, सामंत थे, जिनका रूल हमें यहाँ पे मोस्ट प्रोफाउंडली देखने को मिलता है। जिनके रूलर्स ने शोर टेम्पल्स महाबलीपुरम में बनवाए नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने, प्लस कैलाश नाथ टेम्पल बनवाए नरसिम्हा वर्मन सेकेंड ने। उस डायनेस्टी का नाम क्या है और उसकी कैपिटल क्या है और उसके फाउंडर कौन थे, ये नाम आपको बताने हैं। यहाँ पे मैंने आपसे क्या पूछा था, इन्होंने कौन से कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे? तो कॉइन्स मेड ऑफ लेड, शीशा के जो सिक्के होते हैं उनको स्टार्ट किया था। सातवानाज ने ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे, ब्राह्मणिज्म को, और सबसे पावरफुल रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके फ्यूडेटरीज थे पल्लव। पल्लव्स की बात करें तो नरसिम्हा वर्मन वन जो थे उन्होंने पुलाकेशिन II को हरा के दक्षिण पथेश्वर का टाइटल लिया था। पल्लव्स ने द्रविड़ फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था। अब मैं अभी एक रिसेंटली टेम्पल गया था, अपने मेरे गांव के पास में एक टेम्पल, तो मैंने फ़ोटो डाला था और मैंने आपसे पूछा था कि ये क्या है, तो वो एक्चुअल में था वो शिखर। काफ़ी लोगों के मेरे पास आए कि सर वो तो विमान है। अरे वो विमान नहीं है, विमान तो हमें साउथ इंडिया के टेम्पल्स में देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में, इससे मुझे ऐसे ड्रॉ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कर्वी लीनियर। अब हुआ क्या, मुझे थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ उसमें डाउट कहाँ पे क्रिएट हुआ। डाउट वहाँ पे क्रिएट हुआ क्योंकि वो जो टेम्पल का आर्किटेक्चर था जिसका मैंने फोटो शेयर किया था, थोड़ा सा वो साउथ इंडिया टाइप लग रहा था, लेकिन ऑब्वियस ये बात है मैं तो नॉर्थ इंडिया का ही हूँ ना तो वो विमान एक्चुअल में नहीं था, वो शिखर ही उसको बोलेंगे। ठीक है, द्रविड़। अब होता क्या कि जो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स होते हैं उनमें तो बहुत ही कायदे से आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जैसे कि जो मैंने टेम्पल का भेजा था फोटो आपको खींच के, वहाँ पे पंचायतन शैली को फॉलो नहीं किया गया था। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मुख्य मतलब मेन डीटी रखे हों भगवान और यहाँ पे छोटे छोटे 4 डीटीज़ रखे हों, ऐसा नहीं था वहाँ पे। ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया तो एक, और नंदी भी वहाँ पे नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि एकदम सारी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ रफ आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। पल्लव्स के अगर फाउंडर की बात करें तो सिम्हा विष्णु थे, सिम्हा विष्णु इनके फाउंडर थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन विच फ्लेम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस ज्वाला में जलते हैं? क्लियर ब्लू फ्लेम, येलो सूटी फ्लेम, रेडिश फ्लेम या फिर ऑरेंज फ्लेम? अब मैंने कुछ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था आपको हाइड्रोकार्बन से। कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारे 2 तरह के होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो संतृप्त सैचुरेटेड और दूसरे असंतृप्त दैट इज अनसैचुरेटेड, है ना। अब सैचुरेटेड क्या है कि इसके एक एग्जाम्पल होता है दैट इज एल्केन, और अनसैचुरेटेड में 2 चीज़ें आती हैं हमारी, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन। अब जो एल्केन होते हैं ये सिंगल बॉन्डेड होते हैं, यहाँ पे पूरे में हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड। एल्कीन क्या होते हैं? डबली बॉन्डेड। एल्काइन क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्डेड। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कैसे हमें पता चलेगा कि कोई हाइड्रोकार्बन एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है? इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता चल गया कि ये कोई मुझे स्ट्रक्चर दे दिया और उसमें 3 कार्बन है, तो उसको अगर एल्केन होना है तो 3 कार्बन है, यानी n की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6, 2 8, 8 हाइड्रोजन होने पड़ेंगे। 8 नहीं है 6 है तो एल्काइन होगा, क्योंकि इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। 6 नहीं है 4 है तो एल्काइन होगा, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो 3 दूनी 6 -2 4। तो ये हो गया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जो एल्केन होते हैं, एल्केन जो होते हैं, इसके अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें जो ब्यूटेन होता है, एक हमारा जो एल्केन होता है, इसको हम यूज़ करते हैं LPG,
दैट इज़ जो एलपीजी हमारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो सिलेंडर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। एल्कीन की अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया नहीं लेकिन आप गेस करिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहाँ पे जो एल्कीन है, इथाइलिन, ये आपका एक गैशियस हार्मोन भी है प्लांट्स में, और आर्टिफिशियली भी इसको हम यूज़ करते हैं फ्रूट राइपनिंग में, फलों को पकाने के लिए, फ्रूट राइपनिंग में। और एल्काइन की बात करें तो एक होता है हमारा एसिटिलीन, एसिटाइलिन, ठीक है, जिसको कि हम इथाइन के नाम से जानते हैं। ये इथाइलिन है, ईन, ठीक है, और वो जो है होता है हमारा एसिटिलीन, उसको हम इथाइन के नाम से जानते हैं। और वो जो इथाइन होता है उसको हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में, ठीक है, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स में, ठीक है। और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा यहाँ पे एल्काइन का, किसका? इसका, क्योंकि 3 बॉन्ड ऐसे याद कर लो, इसमें 1 बॉन्ड तोड़ना है, इसमें 2 बॉन्ड तोड़ना है, इसमें 3 बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, एक बार मैंने आई थिंक बोरॉन फैमिली का जो गैलियम होता है उसका काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मैंने गलती से आई थिंक मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया था। वैसे तो मैंने कमेंट में करेक्ट कर दिया था इसको, लेकिन शायद मैंने वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की जगह मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया था। तो गैलियम ध्यान रखना है, ठीक है, बोरॉन फैमिली से। अब यहाँ पे किस फ्लेम से बर्न होते हैं? तो फ्लेम का मतलब क्या होता है? फ्लेम का मतलब होता है लॉ। जैसे आप मोमबत्ती जलाते हो ना, कैंडल, तो इस तरह से जलती है ना। कोई नहीं, जब जॉब वॉब लग जाए तो जलाना किसी के साथ जाके, ठीक है। तो ये जो होती है फ्लेम को ऑब्जर्व करना, ठीक है। फ्लेम तो खैर वहाँ तो नहीं देखोगे, लेकिन कोई नहीं, फिर भी देखेंगे, कोशिश करना। ये फ्लेम होती है। तो ऐसे जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कुछ किसी ना किसी फ्लेम से बर्न होते हैं। जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्लियर ब्लू फ्लेम से बर्न होते हैं। जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो येलो सूटी फ्लेम से बर्न होते हैं, यानी कि पीले कलर की ऐसे फ्लेम निकलेगी। जैसे कि घर में आपके जो गैस चूल्हा होता है वो क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर है ना, और उसमें आप देखते होंगे कि क्लियर ब्लू फ्लेम निकलती है। ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर कभी ना किया हो, लड़कियों ने तो ऑब्जर्व किया होगा, तो क्लियर ब्लू फ्लेम निकलती है उससे, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक्स फैट इनटू दी फैटी एसिड? निम्नलिखित में से कौन वसा को फैटी एसिड में तोड़ता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या फिर एमाइलेज? तो हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में ही पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि IRS सेशन तो हुआ नहीं था। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले तो मुंह में खाना रखा था, और खाना रखते ही यहाँ पे सेलिवरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो अपने एमाइलेज को निकालेंगे, जिसको सेलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में तोड़ देते हैं। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, जैसे कि हमने प्लांट बेस्ड डाइट लिया, तो प्लांट अपना जो खाना होता है, मैंने आपको बताया था, स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्ब, तो उसको हमें सिंपल में तोड़ना होता है। वो सेलिवरी एमाइलेज ने कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इस ईसोफेगस, जिसको हम ग्रास नली बोलते हैं, इसके थ्रू जो खाना है वो जाएगा हमारे स्टमक यानी कि पेट में। पेट में क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, हमने पढ़ा था। एक तो HCl रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम यूरियाटिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब जो HCl है उसके 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि अगर जो बैक्टीरिया वगैरह खाने में आ गए हैं उनको मारना, और दूसरा काम ये होता है कि यहाँ के मीडियम को एसिडिक बनाना, सो दैट जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो फंक्शन कर सके। ये पेप्सिन प्रोटीन को अमीनो एसिड या फिर पेप्टोन में ब्रेक करता है। इसके बाद यहाँ पे होती हैं स्फिंक्टर मसल्स। क्या होती हैं स्फिंक्टर मसल्स? और ये इस खाने को अलाउ करते ही हैं, कहाँ से कहाँ, स्टमक से इंटेस्टाइन। अभी क्वेश्चन पूछा, अभी पता नहीं रिसेंटली सिलेक्शन पोस्ट या CPO में पूछा उसने कि कौन सी मसल्स होती हैं जो वेस्ट मटेरियल को अलाउ करती हैं आगे पास होने पे, तो दीज आर स्फिंक्टर मसल्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना भेजा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो इसके 3 बच्चे, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। पहला जो सेक्शन होता है डुओडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट होता है। पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नली, जहाँ जहाँ हमारा खाना जाता है। माउथ में पहले गया, देन ईसोफेगस में, देन स्टमक में, देन इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इट इज़ लॉन्गेस्ट। 7 से 8 मीटर की इसकी लंबाई होती है। आप देख सकते हैं काफ़ी राउंडेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये मेजर साइट ऑफ डाइजेशन होता है, यानी कि ज़्यादातर जो हमारे डाइजेशन होता है, पाचन, वो यहीं पे होता है। जरा कमेंट में बताएंगे कि यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन। उनको हम क्या बोलते हैं? जो इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं। देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना, अब यहाँ पे क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? एसिमिलेशन होता है।
और यहाँ पे हमारे 2 एंजाइम्स होते हैं जो फंक्शन करते हैं, 2 तो नहीं काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं, बट प्राइमरली ये जो हमारे 2 ग्लैंड होते हैं, लिवर विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, राइट साइड में होती है, क्यूपफर सेल्स की बनी होती है जो इसको पावर ऑफ रीजनरेशन देते हैं, यानी रीजनरेट करने का पावर रखता है। हिपैटोलॉजी इसकी स्टडी को बोलते हैं। लिवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर पित्त की जो थैली होती है उसमें पित्त का रस, पित्ताशय जो है उस पित्त की थैली में पित्ताशय को स्टोर करके रखता है। देन ये लिवर सेक्रीट करता है इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, किसको, बाइल जूस को। जैसे HCl के 2 काम थे वैसे बाइल जूस के 2 काम हैं। जैसे HCl मीडियम को एसिडिक बना रहा था सो दैट पेप्सिन फंक्शन कर सके, उसी तरह ये मीडियम को बेसिक बनाता है सो दैट ट्रिप्सिन फंक्शन कर सके। ट्रिप्सिन अभी देखेंगे कहाँ से आता है। और बाइल जूस साथ ही साथ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, फैट को इमल्सिफाई कर देता है, बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे में तोड़ देता है। देन यहाँ पे जो पैनक्रियाज हैं, यानी कि जो हमारे अग्नाशय हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं। पैनक्रियाज हमने देखा था ये हमारे मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड हमारे 2 तरह के होते हैं, ग्रंथियाँ हमारी 2 तरह की होती हैं, अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था। एक तो होते हैं हमारे एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी, और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन यानी कि बाह्यस्रावी। ये हार्मोन रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड, उसके लिए इनको डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। दीज आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज इसमें डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सोक्राइन में क्या होता है, ये लोग एंजाइम रिलीज करते हैं और उसके लिए इनको डक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए डक्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो पैंक्रियाज हैं ये मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, यानी हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं, एंजाइम भी रिलीज़ करते हैं। लिवर जो होता है ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, ना सिर्फ एक्सोक्राइन ग्लैंड है बल्कि ओवरऑल भी लार्जेस्ट ग्लैंड है। कमेंट में आपको बताना है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। ठीक, तो पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा लाइपेस जो कि फैट को फैटी एसिड में तोड़ देता है, और ये बेसिक मीडियम में ही काम कर ये जो होता है। और खासकर एक दूसरा जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ये दोनों बेसिक मीडियम में ही काम कर सकते हैं, और उसी के लिए ही बाइल जूस यहाँ पे आया था जिसको कि पैनक्रियाज ने भेजा था, सॉरी लिवर ने भेजा था और गॉल ब्लैडर में स्टोर था। ये क्या करता है, ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ने का काम करता है। लेकिन पेप्सिन और ट्रिप्सिन में अंतर क्या है, क्योंकि दोनों वही काम करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो पेप्सिन होता है ये आपका सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम कर सकता है, और जो ट्रिप्सिन है वो सिर्फ बेसिक मीडियम में काम कर सकता है। एमाइलेज मैंने आपको बता दिया। एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कौन कौन सा होता है, माउथ होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्टमक, देन माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको बोलते हैं विली। देन ये खाना इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, जो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। इसका लेंथ बहुत कम होता है, 1 से 2 मीटर का ही होता है। इसमें जो कोलॉन होता है, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से कि जो कोलॉन होता है ये क्या करता है, ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, जो थोड़ा बहुत वाटर बच गया खाने में उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और खाने को वापस बाहर फेंक देता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है। ये देना आता है आपका रेक्टम में, एंड लास्ट पार्ट इज एनस जिसको गुहा बोलते हैं। जहाँ जहाँ खाना गया दैट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लिवर और पैनक्रियास को हम एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है बाइल जूस, बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे में तोड़ना, लेकिन उसको फैटी एसिड्स में बिल्कुल तोड़ देना दैट इज काम ऑफ किसका, वो काम है लाइपेस का। ठीक है, और एक चीज़ हमें याद रखना है कि जो हमारा खाना है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, जरा बताइए। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। द म्योको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो म्योको फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, अरुणाचल, मणिपुर, सिक्किम। मेरा पाँव दर्द हो रहा है सर, अच्छा ठीक है, सिक्किम या फिर मेघालय। तो म्योको फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो म्योको होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पक्का 100% बता चुका हूँ। अब आपने नोटिस उस चीज़ को किया नहीं किया, ये आपके डिपेंड करता है रिवीजन पे। अगर आपको याद नहीं आ रहा दैट मीन्स कि आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा। और कौन कौन से फेस्टिवल हम लोगों ने पढ़े थे, इस तरह से पढ़ा था, क्या तेरे संग सोलूं, ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था ना, तेरे संग सोलूं इस ट्री के नीचे, ऐसे हमने पढ़ा था। तो सोलूं से सोलुंग फेस्टिवल, ठीक है, तेरे संग, संग से सांकेन फेस्टिवल, सोलूं इस ट्री के नीचे, ठीक है, तो इस ट्री से ड्री, इस ट्री के नीचे। तो अरुणा ने क्या बोला, चलो सर, चलो से चलो लोकू फेस्टिवल, सर से लोसर फेस्टिवल, मेरी पिन पकड़ो मोपिन फेस्टिवल, और मेरे पास आओ से 500 फेस्टिवल। ठीक है, कुछ और भी होते हैं जैसे तवांग फेस्टिवल भी यहीं पे होता है।
तो ये अरुणाचल प्रदेश के हो गए। मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर कहीं पे नगाई दिख जाए आपको, जैसे कि गंग नगाई, ठीक है, गंग नगाई हो गया, लू नगाई हो गया, ये जहाँ नगाई दिख जाए वो मणिपुर के हैं। याओसांग आपका यहीं का है। सिक्किम के क्या याद किए थे? सिक्किम के याद किया था लोसूंग, लोसर, लोचर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने पढ़ा था सिक्किम के। और क्या है सिक्किम के? सागा दावा है सिक्किम का, पंग लाबसोल है, पंग लाबसोल भी यहीं का सिक्किम का है, ठीक है। और मेघालय के तो आपको पता ही है, मेघालय के फेस्टिवल, ये मेघालय हमारा यहाँ पे, ठीक है, वेस्ट एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बांग्लादेश की गोद पे है ना। और यहाँ पे हमारी 3 हिल्स, गारो, खासी एंड जयंतिया। जरा बताइए जो मेघालयन प्लेट्यू, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो ये हमारी गारो की पहाड़ियाँ, ये हैं खासी की पहाड़ियाँ, और ये हैं जयंतिया की पहाड़ियाँ। गारो, खासी और जयंतिया, ऑर्डर में पता होना चाहिए आपको। गारो में होता है फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, जिसको बोलते हैं वंगाला। किस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं? खांसी कब हो जाती है? जब आप नंगे कर्म करते, यानी कि नंगे होकर नहाते हैं, जैसे छोटे बच्चे, तो उनको खांसी हो जाती है। जयंतिया की अगर हम बात करेंगे तो बेहदीन खलाम, ठीक है, बेहदीन खलाम। और ये जो फेस्टिवल होता है बेहदीन खलाम, ये जुलाई के टाइम पे होता है, मानसून। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेघालय का जो मौसिन राम है, वहीं पे ही हाईएस्ट रेनफॉल को रिकॉर्ड किया जाता है। और मौसिन राम जो लोकेटेड है, ना सिर्फ मौसिन राम बल्कि जो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है वो खासी हिल्स में ही लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम प्लेट्यू को जानते हैं करबी अंगलोंग प्लेट्यू के नाम से, जिसमें कि आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट होता है। यहाँ पे जो राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स हैं, उसी का ही एक्सटेंशन है गारो, खासी, जयंतिया। राजमहल को गारो, खासी, जयंतिया से जो अलग करता है इन दोनों को, वो है मालदा फॉल्ट या फिर मालदा गैप के नाम से जानते हैं। गारो, खासी, जयंतिया के आगे आपको मिकिर और रेगमा की हिल्स देखने को मिलेंगी, जो कि असम में, ये भी आपका ऑल टुगेदर ये करबी अंगलोंग प्लेट्यू का ही पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, हुमायूं डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था बाबर ने उसकी डेथ के बाद? 5। अच्छा, हुमायूं ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 5, 6, 2 या 4? हुमायूं और उसके टोटल मिला के 4 भाई थे, ठीक है। कौन कौन? एक तो मतलब बाबर के टोटल 4 बेटे थे, हुमायूं, अस्कर, या फिर अस्करी, हिंडल और कामरान। ये टोटल 4 भाई थे। और हुमायूं काफ़ी बड़े दिल वाला था, इसने भाइयों को मारा नहीं औरंगज़ेब की तरह, इसने भाइयों को भी अपना छोटा छोटा पार्ट दे दिया किंगडम का, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो यानी 4 पार्ट में डिवाइड किया इसने, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी गलती ये थी कि इसने अपने भाइयों को ऐसे पूरा ऑटोनॉमी दे दी वहाँ पे, जिसकी वजह से हुआ ये कि जब हुमायूं का बैटल हुआ शेर शाह सूरी के साथ, बिकॉज शेर शाह सूरी कहाँ पे था? ही वॉज अ पठान ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, बिहार वाला जो रीजन है, बिहार में इसके जो फादर थे शेर शाह सूरी के, वो एक ज़मींदार थे, तो वहीं पे शेर शाह सूरी था, अफगान था। तो ये यहाँ पे गए हुमायूं भाई साहब, यहाँ दिल्ली से यहाँ पे गए। हुमायूं की मतलब ऑब्वियस बात हमें पता है कि बाबर ने जो मुगल वंशज की स्थापना करी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद 1526 में जो हुआ था, इब्राहिम लोदी को हराया था। बैक टू बैक उसने 4 बैटल लड़े थे। एक तो बैटल ऑफ पानीपत हमने देखा था, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि वो 12 साल की एज में फरगना के थ्रोन पे बैठा था, ये देख चुके हैं। फिर वहाँ से भगाया गया था उसको उज़्बेक्स के द्वारा, वो खुद भी एक तरह का उज़्बेक ही था वो, ठीक है, वो खुद भी एक उज़्बेक था। तैमूर का डिसेंडेंट बताता था वो खुद को, ठीक है, कहाँ का डिसेंडेंट? तैमूर का, ठीक है। और चंगेज़ खान का मदर के साइड से, तैमूर का फादर के साइड से। देन उज़्बेक्स ने उसको वहाँ से भगाया और वो यहाँ पे इंडिया में उसने बैक टू बैक 4 बैटल्स लड़े। एक तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, देन उसने पानी के बाद खाना खाया, बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के साथ 1527 में। देन उसने बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में मेदिनी राय के साथ लड़ा, और बैटल ऑफ घाघरा में अफगान्स को हराया, ठीक है। देन 1526 से लेकर उसका टेन्योर चलता है 1530 तक, 1530 तक चलता है, ठीक है, इसका जो टेन्योर है। और उसके बाद, और अच्छा एक चीज़ आप बताइए, कोई अगर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, हुमायूं की सेकंड कैपिटल क्या थी? इसकी सेकंड कैपिटल क्या थी? डी से नाम उसका शुरू होता है, दिल्ली मत लिख देना, ठीक है, दिल्ली के अलावा। तो यहाँ पे ये एक शेर शाह सूरी को एक अगेंस्ट ये बैटल लड़ने जाता है। और हमें पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, जिसको कि हम बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से भी जानते हैं, 1539 1539। ये मैंने अभी आपको क्विज में भी करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि शेर शाह सूरी की जो डेथ होती है वो कलिंजर के फोर्ट में होती है, और कलिंजर ही अभी मैं गया था
ठीक है। तो कलिंजर के फोर्ट में, जो कि काफ़ी मैग्निफिसेंट था, ठीक है, बहुत बढ़िया था। जब मैं कोर्स वगैरह होगा ना, तो वहाँ पे जब कलिंजर का जिक्र होगा तो वहाँ पढ़ाऊँगा, नहीं यहाँ पे काफ़ी डीप हो जाएगा, अभी के लिए उतना नीडेड नहीं है। तो कलिंजर में उसकी डेथ होती है शेरशाह सूरी की, क्योंकि गन पाउडर के नीचे उसका पैर पड़ जाता है। और बट इसका जो बोल सकते हैं जो मकबरा है वो बना हुआ है सासाराम बिहार में, जहाँ से ये था एक्चुअल में। सासाराम बिहार में इसका मकबरा बना हुआ है। तो ये 2 बैटल्स में ये हारता है कौन? हुमायूं। तो हुमायूं का जो रूल है वो 1530 से लेकर 1540 तक रहता है। और ये जब ये हारा तो इसके भाई इसकी मदद के लिए नहीं आए, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी को डिक्लेयर कर दिया कि हुमायूं जो तो नहीं रहे, अब यहाँ के रूलर हम हैं, ठीक है। तो मतलब उसकी हेल्प करने के बजाय उन्होंने क्या किया, उसको मतलब अकेले छोड़ दिया हुमायूं को। तो हुमायूं को इसकी वजह से भागना पड़ा ईरान में, जिसको कि हम पहले पर्शिया के नाम से भी जानते थे, ठीक है। यहाँ पे अफासिद डायनेस्टी के करके एक डायनेस्टी थी, वहाँ पे ये भागा ईरान में। ये ध्यान रखना, पूछा है अभी रिसेंटली कहाँ भागा था, ईरान में। देन इसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है शेरशाह सूरी की, तो ये फिर से वापस आता है 1555 में। 1 साल तक रूल करता है, या फिर 1554-55 आप ऐसे समझ लो, 15 बस 1 साल तक इसका रूल रहता है। देन इसकी भी लाइब्रेरी की जो स्टेयर्स हैं, लाइब्रेरी की जो सीढ़ियाँ, वहाँ से गिरने की वजह से डेथ हो जाती है। देन 1556 में हमें पता है कि क्या होता है, यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। और इसमें इस समय अकबर की उम्र, जिसकी 13 साल मात्र उम्र थी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, फिर उसका संरक्षक था बैरम खान, जिसने कि मुगल फोर्सेस को लीड किया हेमू, दैट इज़ हेमचंद्र विक्रमादित्य के अगेंस्ट, जो कि एक्चुअल हेमू खुद अफगानी फोर्सेस को लीड कर रहे थे, और बैरम खान ने डिफीट कर दिया। और यहाँ से एक तरह से पूरी तरह से मुगल रूल स्थापित हो जाता है। शायद अगर शेरशाह सूरी की डेथ ना होती कलिंजर में, तो शायद मुगल शासन कभी सेटअप ना होता और अफगान शासन हमें देखने को मिलता, क्योंकि शेरशाह सूरी एक अफगान था, बहुत ही एबल कमांडर था। हुमायूं तो फिर लौटते ही ना। और शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इतना तगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन था कि इसको अकबर ने अडॉप्ट किया था। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड बनवाई, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, और यहाँ तक कि जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, NH1, जो दिल्ली से अमृतसर रन करता है, इसको हम शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जानते हैं, जो दिल्ली अमृतसर। क्योंकि जो NH1 है, इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक तो दिल्ली से अमृतसर, एक है दिल्ली से कलकत्ता। तो ये जो दिल्ली से अमृतसर है, इसी को हम बोलते हैं शेर शाह सूरी मार्ग। और इसने जो जीटी रोड बनवाई थी, विच रन्स फ्रॉम द चिटगांग बांग्लादेश से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक, तो जीटी रोड में इसने बनाए थे सराई। सराई क्या होते हैं? जहाँ पे ट्रैवलर्स रुक सकते हैं, जो जा रहे हैं, जैसे हाईवे में रुकने के लिए जगह बनी होती, तो वैसे सराई थे वो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अभी। और इसकी जो दूसरी सिटी थी, दैट वाज दीन पनाह, ठीक है, दीन पनाह इसकी दूसरी सिटी थी हुमायूं की, ठीक है। जैसे सिरी वॉज दी सेकेंड सिटी ऑफ एप्पल, नहीं अलाउद्दीन खिलजी की, वैसे ही हुमायूं की थी दीन पनाह, ठीक है। और हुमायूं नामा किसने लिखी थी इसकी बायोग्राफी? गुलबदन बेगम, जो इसकी क्या थी, बहन थी हुमायूं की। आगे बढ़ते हैं। डैश ऑफ द, और बाबर नामा किसने लिखी थी? देखो, तुज़के बाबरी टर्किश लैंग्वेज में बाबर ने खुद लिखी थी ऑटोबायोग्राफी। देन इसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था। पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स, पर्शियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज, तो इसमें कन्वर्ट किया था, टर्किश से पर्शियन में कन्वर्ट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि नवरत्न में से एक थे, अकबर के, बैरम खान का बेटा था वो। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग मेंबर ऑफ द लोकसभा, भारतीय संविधान का डैश लोकसभा के सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है। आर्टिकल 74, 64, 84 या फिर 76। 76 सर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 76 में क्या दिया हुआ है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, अभी आपको सारे क्लॉजेस पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछा है अभी रिसेंटली 1, 2, 3, 4, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो पहले में क्या लिखा हुआ है कि ऑफिस के बारे में दिया हुआ है कि देयर शैल बी अटॉर्नी जनरल, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। तो लिख नहीं रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं। तो ये क्या है कि पहला वाला। और काफ़ी लोग बोलते हैं सर नोट्स आपने ये बताया नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखिए, जो चीज़ मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ पहले, मैं फिर से उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो रिवीजन के पर्पज से उसको रिपीट करवा रहा हूँ मैं आपको, सो दैट फिर से। अब वो नोट्स में लिखने का क्या फ़ायदा, जब क्या वो नोट्स में लिखा हुआ है आपके नोट्स ही वो और बल्कि बनेंगे फालतू में, ठीक है। तो वो चीज़ अगर मैं बता चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, तो उस चीज़ को फिर नहीं लिखा जाता नोट्स में, ठीक है। तो 76 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा। दूसरा क्या बोलता है कि ये लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट को एडवाइज़ करेगा।
तीसरा क्या बोलता है कि ही हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, सारे जितने भी कोर्ट्स हैं सब में राइट ऑफ ऑडियंस है, सब में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। और चौथा क्या बोलता है कि ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ही सर्व करेगा। दूसरा क्या बोलता है कि लीगल मैटर्स में एडवाइस करेगा, इसीलिए अटॉर्नी जनरल को हम हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री बोलते हैं, यानी कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी बोलते हैं अटॉर्नी जनरल को। पहले कौन थे? MC सेतलवाद थे, आज कौन है? R वेंकटरमणी है। ये बस इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, जो कि पहले वाले ही क्लॉज में लिखी हुई है, जरा बता दीजिए। 74 भी पढ़ चुके हैं। ये बोलता है कि भारत का एक मंत्री परिषद होना चाहिए हेडेड बाई प्रधानमंत्री, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे। दैट इज देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर हु शैल एडवाइज द प्रेसिडेंट। और वो प्रेसिडेंट जो है उसी एडवाइस पे काम करेंगे। क्या वो एडवाइस बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे? एक बार के लिए तो वो लौटा सकते हैं, लेकिन दोबारा आएगी तो वो बाइंडिंग होगी। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 इंदिरा गांधी के टाइम पे, उन्होंने पूरी तरह से बाध्यकारी दैट इज बाइंडिंग बना दिया था एडवाइस को, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने बोला कि एक बार आप लौटा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हम प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर खुद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही होता है, बट उनका हेड होता है, तो इसको हम डी फैक्टो हेड या फिर रियल हेड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो डी ज्यूरे या फिर नॉमिनल या फिर टाइटुलर हेड होता है वो। आर्टिकल नंबर 64 किसकी बात करता है? अनुच्छेद नंबर 64 ये बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति, शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, यानी कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा देश का, वो अपने आप चेयरमैन बन जाएगा, सभापति बन जाएगा राज्यसभा का। कौन सा एक और आर्टिकल अनुच्छेद है जो सेम चीज़ बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के? और आर्टिकल 84 इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 84, जो कि बात करता है किसकी? क्वालिफिकेशंस ऑफ दी लोकसभा, नॉट ओनली लोकसभा बट ऑल्सो राज्यसभा। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर किसी को अटॉर्नी जनरल बनना है तो। और सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है? एक तो भारत का आप नागरिक हो, प्लस ये आपकी क्वालिफिकेशन हो कि आप 5 साल तक जज हो रहे हो किसी हाई कोर्ट में, 5 साल या जज रहे हो हाई कोर्ट में, या 10 साल एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट, यानी राष्ट्रपति के नज़रों में आप जुरिस्डिक्शन या फिर जुडिशरी की नॉलेज रखने वाले, अच्छी नॉलेज रखने वाले आप एक इंसान हैं, तो डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट हैं, या फिर आप 10 साल तक एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, या फिर 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे आप, या है और है। ठीक है, और का मतलब ये वाला और है, ये वाला और नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें होना पड़ेगा, नहीं, इनमें से कोई एक चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या क्वालिफिकेशन लिखी हुई है लोकसभा राज्यसभा के लिए? तो पहली बात तो एक तो कॉमन है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो लिखी हुई है वो 25 साल लिखी हुई है, और राज्यसभा के लिए लिखी हुई है 30 साल। ये इसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में। क्लियर इतनी चीज़? आर्टिकल नंबर 84। और जो दूसरा आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाता है राज्यसभा का, दैट इज आर्टिकल नंबर 89। अनुच्छेद नंबर जो 89 है वो बात करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। व्हाट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स? वी ऑल नो कि जो पार्लियामेंट है, जो पार्ट 5 और कौन से चैप्टर में दिया हुआ, जरा बताइए पार्लियामेंट के बारे में। तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इनको हम कलेक्टिवली और क्या बोल देते हैं? लेजिस्लेचर बोल देते हैं, जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है, और जुडिशरी उसको रिव्यू करती है उस लॉ को। तो यहाँ पे होता है हमारा लोकसभा, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं या फिर लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर परमानेंट हाउस या फिर अपर हाउस बोलते हैं, और ऊपर टॉप पे बैठता है प्रेसिडेंट, क्योंकि कोई भी बिल उसके एसेंट के बिना एक्ट नहीं बन सकता है, देन वो लॉ नहीं बन सकता, इसलिए प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुए थे? तो 17 अप्रैल 1952 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सिलेक्शन होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो प्रणाली होती है, वैसे राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Which book is commonly referred by the chemists as a collection of recommendation on organic chemical nomenclature published at irregular intervals by the IUPAC?
और एक चीज़, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो बाई कैमरलिज्म है, बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? द्विसदनीय विधानमंडल, यानी कि 2 हाउसेज हैं। बाई कैमरलिज्म ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? और जिस कंट्री से हमने लिया है वहीं से हमने मार्शल लॉ भी लिया है। मार्शल लॉ जरा बताइए, और कौन सा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि हमारे मार्शल लॉ लिमिट हो जाएंगे जब हमारे फंडामेंटल राइट्स लिमिट हो जाएंगे जब मार्शल लॉ लगा होगा? तो ये कंट्री है यूके, दैट इज़ ब्रिटेन। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर। और कौन सा आर्टिकल है कि जब मार्शल लॉ लगा होगा तो हमारे फंडामेंटल राइट्स लिमिट हो जाएंगे? तो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक में दिए हुए हैं, 12 से लेके 35 तक में दिए हुए हैं। तो इसमें 34th नंबर का जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि मार्शल लॉ लिमिट हो जाएंगे। 32 में तो हमारी रेट दी हुई है जो कि अगेन हमने यूके से ली है। 33 में लिखा हुआ है कि आर्म्ड फोर्सेस के जो लोग हैं, पर्सनल्स हैं, जो फोर्सेस के लोग हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स लिमिट कर दिए जाएंगे। 34 में मार्शल लॉ लिखा हुआ है। 35 में बात करें तो ये लिखा हुआ है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही फंडामेंटल राइट्स को लेके, मौलिक अधिकारों को लेके कानून यानी कि लॉ बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो कौन सी बुक होती है? इट इज़ द ब्लू बुक। IUPAC आपने सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है, 9th 10th में पढ़ाया जाता है किस तरह से नेमिंग की जाती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। जैसे कि अभी हमने हाइड्रोकार्बन्स देखे, तो हाइड्रोकार्बन्स में मान लेते हैं ये एक CH3 है, ये CH2, और ये मान लेते हैं OH लगा दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, किस तरह से नामकरण किया जाएगा? यहाँ पे अगर मैं कुछ लगा दूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने CH, एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 हो सकती है, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। तो किस तरह से इसका नामकरण किया जाएगा वो IUPAC बताता है, उसके हिसाब से किया जाता है, जो कि ब्लू बुक में लिखा हुआ है। रेड बुक में लिखा हुआ है कि किस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करी जाएगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अच्छा यहाँ पे मैंने जरा बताइए किस तरह का अल्कोहल है, ये किस तरह का अल्कोहल है? हिंट देता हूँ मैं आपको। हिंट क्या मतलब, थोड़ा सा और आपके लिए आसान बनाता हूँ। प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है? इससे भी सवाल बनता है। तब तक आप ये बताइए, तब तक मैं आपको एक और बुक जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, वो है रेड बुक, नहीं रेड लिस्ट। रेड बुक तो IUPAC की है जहाँ पे हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के बारे में पता चलता है। ये रेड लिस्ट IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है, वो हमें बताता है कि जो हमारी स्पीशीज़ हैं ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की, तो उनको कैटेगराइज करता है कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत मिलती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे डायनासोर आज विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरह से, और भी कुछ स्पीशीज़ हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो मान लो विलुप्त हो गई हैं तो एक्सटेंट उसका कगार में है, वाइल्ड मतलब एक्सटेंट इन द वाइल्ड, यानी वाइल्ड में ख़त्म हो गई, बाकी जगह देखने को मिलती तो एक्सटेंट इन द वाइल्ड। क्रिटिकल एंडेंजर्ड की मतलब अगर इसमें ढंग से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एक्शन नहीं लिए गए तो ये एक्सटिंक्ट होने के कगार में खड़े हुए हैं। एंडेंजर्ड ये इसमें कगार में खड़े हुए हैं। वल्नरेबल हैं ये, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न्ड है, डेटा इनके बारे में नहीं पता, नॉट इवैल्यूएट नहीं किया। तो इस तरह का पूरा 9 कैटेगरीज में पूछता है। कितने कैटेगरीज में? 9 कैटेगरीज में IUCN अपनी रेड लिस्ट में स्पीशीज़ को कैटेगराइज कर सकता है, सो दैट प्रॉपर एक्शन लिया जा सके उनके कंजर्वेशन के लिए। अब मान लो जो लीस्ट कंसर्न में है तो उसके लिए एक्शन नहीं भी लोगे तो चलेगा, क्योंकि अभी वो बहुत सारे ढंग की मात्रा में है। लेकिन अगर आपने इसमें एक्शन ना लिया ना तो आप ये समझ जाइए कि वो विलुप्त होने के कगार में है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। ये आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ये पता कैसे चलता है? पहली बात तो अल्कोहल है, ये कैसे पता चला कि फंक्शनल ग्रुप ऑल लगा है, OH लगा है। ठीक है, अगर मैं सिंपल ये लिख देता CH3 CH2 OH, यानी कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन से ऑल ग्रुप अटैच्ड है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, अगर उसमें ऐसे समझ लो, अगर उसमें 2 कार्बन अटैच्ड हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, एक कार्बन अटैच्ड है तो सेकेंडरी अल्कोहल, कार्बन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन, और अगर एक भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है तो उसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। जैसे यहाँ पे मैं एक और ये ऐसे लगा देता हूँ, इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा दी 2028 ओलंपिक गेम्स विल बी होस्टेड बाय। 2028 के जो ओलंपिक खेल इनको कौन होस्ट करेगा? तो अभी जो 2024 के हैं, जो कि आपके बस 2 दिन बाद ही शुरू होने वाले हैं, 26 जुलाई से,
तो ये तो आपके पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे दूसरे वाले ओलंपिक गेम्स पे हुए थे। जल्दी से रिकॉल करो ओलंपिक में क्या क्या पढ़ाया है तुम्हें। ओलंपिक में पढ़ाया सबसे पहले 1896 ग्रीस एथेंस में हुए थे, दूसरे वाले 1900 में हुए थे, जहाँ पे हमारे इंडिया से एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रिचार्ड जी हिस्सा लेने गए थे। पहली बार हमने अपना एक कंटिजेंट भेजा था 1920 1920 में जाके। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ था ज़रा बताइए, और उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? दोराबजी टाटा जी थे। पहले ओलंपिक गेम्स तो हो गया, पहले विंटर ओलंपिक्स गेम्स 1924 1924 चैमोनिक्स फ्रांस में हुए। 2010 में पहले समर यूथ ओलंपिक गेम्स हुए सिंगापुर में। 2012 में हुए पहले विंटर यूथ ओलंपिक्स गेम्स इंसब्रक ऑस्ट्रिया में। ये चीज़ हमें पता है। ओलंपिक गेम्स के फाउंडर कौन थे? पीर दी क्यूबर्टिन, जिन्होंने ओलंपिक के वो छल्ले रिंग्स बनाए थे, और दिमित्री विकेलास, जिनको कि हम पहला प्रेसिडेंट मानते हैं ओलंपिक्स जो कमेटी थी, और फिर ओलंपिक एसोसिएशन था, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पहले से पता है। अब होस्ट कौन करेगा? होस्ट कौन करेगा? बिल्कुल 1924 सबका सही है। 1924 जब पहले विंटर ओलंपिक गेम्स हुए तभी हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना था, और अभी उसके चेयरमैन कौन है? पीटी उषा जी, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, तो 2028 के होंगे लॉस एंजलिस में। 2032 वाले का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 2036 में हम होस्ट कर लें, लेकिन पता नहीं, अब देखते हैं क्या होता है। 2032 के कौन होस्ट करेगा? ब्रिस्बेन करेगा। ब्रिस्बेन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। बाकी गेम्स जैसे कि विंटर ओलंपिक्स गेम्स कहाँ पे होंगे? आपको पता होना चाहिए कि जो समर और विंटर ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके बीच में कितना गैप होता है? 2 साल का गैप होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये कहाँ पे होंगे? मिलान एंड कॉर्टिना इटली में। मिलान एंड कॉर्टिना इटली, ठीक है। इटली हमारा फेवरेट देश है ना, फेवरेट कंट्री मोदी जी का। देन अगर हम बात करें कि अभी समर यूथ ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? समर यूथ ओलंपिक गेम्स ये भी 2026 में होंगे। समर यूथ ओलंपिक्स तो ये भी 2026 में ही होंगे। कहाँ पे? ये डकार और सेनेगल जगह पड़ती हैं जापान में, डकार एंड सेनेगल में होंगे ये। फिर अगर हम बात करें 2026 में ही एशियन गेम्स होंगे। एशियन गेम्स ये कहाँ पे होंगे? तो ये 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे ये एची नगोया, ठीक है। एची नगोया कहाँ पे? अगेन जापान में है ये। 2030 के एशियन गेम्स होंगे। और पहले एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे ये बताइए? सबसे पहले एशियन गेम्स और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स इसको किसने होस्ट किया है? ये दोहा कतर में होंगे, दोहा कतर, ठीक है। अगला वाला जो फीफा वर्ल्ड कप है, दैट इज़ फीफा वर्ल्ड कप, ये भी 2026 में होगा। तो 2026 में काफ़ी सारे इवेंट हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एशियन गेम्स पहले वाले हुए थे 1951 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में। देन 1982 में हमने अगेन होस्ट किया था। थाईलैंड सबसे ज़्यादा बार होस्ट कर चुका है इसको, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड चाइना और साउथ कोरिया 3 बार इसको होस्ट कर चुके हैं एशियन गेम्स, ठीक है। और कॉमनवेल्थ हमने एक बार होस्ट किया, और वो है सन 2010 में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है। 2026 के जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो 3 देशों में खेले जाएंगे, और वो 3 देश हमारे नॉर्थ अमेरिका के हैं, मेक्सिको, यूएसए और कनाडा, ठीक है। और 2027 का वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भी हमारा 3 देशों में होगा। कौन से देश हैं? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन अच्छा और आप बता दो, 2000 अभी वो हुआ था 24 में, आपको पता है यूएसए में T20 वर्ल्ड कप हुआ। 2026 का T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने कब कब होस्ट किया है? तो 1987 में किया है, 96 में होस्ट किया है, 2011 में होस्ट किया है, और 2023 में होस्ट किया है। जीता कब है? 1983 में जीता, 1983 में, और 2011 वाला हमने 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। 2026 क्या बोल रहा हूँ, 2000 जो आपका ये 26 में होगा मेंस का T20 वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे होगा? ये अगेन इंडिया और श्रीलंका में होगा, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके 1974, 81, 1980 या फिर 1976। तो प्रीएम्बल के बारे में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं? तो प्रीएम्बल इट इज़ अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान की समरी है। इसको आईडी कार्ड किसने बोला था ज़रा बताएंगे? इसको पॉलिटिकल हॉरोस या फिर हमारे हॉरोस्कोप टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये किसने बोला था? प्रीएम्बल को हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया? सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं।
तो आईडी कार्ड बोला था एन ए पालखी वाला जी ने, इन शॉर्ट मैं एन ए लिख रहा हूँ, एन ए पालखी वाला। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था के मुंशी जी ने, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे, सदस्य थे, प्लस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन थे के मुंशी जी। कंट्री थी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको लिया बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट कंट्री यूएसए टू कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल जो कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं, हमने देखा था इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स को बताता है, सोर्स ऑफ पावर। तो सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग हैं। ये नेचर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। जरा कमेंट में ये बताइए कि प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है। प्रियम्बल को तब बनाया गया था जब हमारा पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन संविधान जब बनना शुरू हुआ था उससे पहले ही हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने इंट्रोड्यूस किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। और कब इसको अडॉप्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के द्वारा। तो ये नेचर के बारे में बताता है, ये इसके बात बताता है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। ये बताता है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और ये बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था। तो नेचर है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजंस लेने के लिए इंडिपेंडेंट यानी संप्रभुता। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, हमारे यहाँ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म चलता है। सेक्युलर का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष, सारे धर्मों को मान्यता मिली हुई है। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि यानी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्टेड हेड होता है, जैसे इंडिया में हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, और वो इलेक्टेड होता है। यूएस में भी इलेक्टेड हेड होता है, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट होता है हेड। लेकिन यूके में इलेक्टेड हेड नहीं होता है, वहाँ पे हेरिडेटरी हेड होता है, इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। जस्टिस कितने तरह के? 3 तरह के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरह की, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी 2 तरह की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और फ्रैटर्निटी सिर्फ 1 तरह का, ठीक है। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 26 नवंबर, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड 26 जनवरी 1950 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था, लागू किया था, और इसी दिन ही हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे के दिन कौन फ्लैग की अनफर्लिंग करता है? पता है ना आपको डिफरेंस? फ्लैग की होइस्टिंग की जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द रेड फोर्ट इन द इंडिपेंडेंस डे, और फ्लैग की अनफर्लिंग करी जाती है बाय द प्रेसिडेंट इन द कर्तव्य पथ बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इन द रिपब्लिक डे। और बीटिंग जो रिट्रीट सेरेमनी होती है वो मार्क करती है एंड ऑफ दीज रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, है ना। ये हमें चीज़ पता है। तो प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ केसेस निकल के आए प्रियम्बल में, तो ये चीज़ें तो हमें पता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब वो किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रेजेंट किया गया था बाई चच्चा नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसको प्रेजेंट किया था। और इसको कब एक्सेप्ट किया गया था बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो 22 जनवरी 1947 को इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। देन प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं हुआ, तो इसको लेके कुछ केसेस हुए, जैसे कि बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फेमस केशव नंदा भारती केस कब हुआ था जरा बताएंगे? केबीसी, जहाँ पे 13 जजेस बेंच बैठी, जहाँ पे हमें पता है बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी निकल के आया। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला येस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन बी अमेंडेड, यानी इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इसलिए फिर पार्लियामेंट ने, क्योंकि हमें पता है पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, किस आर्टिकल के तहत और किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और कहाँ से लिया इसको हमने? तो केबीसी केस हुआ था 1973 में। अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, आर्टिकल 368 एंड पार्ट नंबर 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसने फिर 42nd अमेंडमेंट किया 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसको हम 3 वर्ड्स को ऐड किया। वो 3 नए वर्ड्स कौन से हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, नहीं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग हो सकता है और कुछ समझने लगे हो, ना 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 ना, वो सब नहीं। वो 3 वर्ड अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कोई भी 3 वर्ड प्यारे से पूछे तो आपको बताना है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। आई के बाद एस एस, आई के बाद और कुछ नहीं बोलना है आपको, आई एस एस मतलब इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन 3 वर्ड को जोड़ा गया था। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो जब पूछेगा कि इनमें से किस वर्ड को नहीं जोड़ा गया था, 100% वो लिखेगा उसमें ऑप्शन में सॉवरेन, क्योंकि एस एस करके तुम याद रखोगे उसको, और वो सॉवरेन भी एस से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने बताया था शेड्यूल नंबर 6 में एटीएम मनी, हमारे 4 स्टेट हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, उसमें पक्का मणिपुर देता है क्योंकि वो एम से वो मणिपुर भी स्टार्ट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 1976 में इन 3 वर्ड्स को जोड़ा गया था, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट्स सक्सीडेड द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932? अम्बेडकर CR दास पैक्ट, गांधी अम्बेडकर पैक्ट, गांधी जिन्ना पैक्ट या फिर जिन्ना नेहरू पैक्ट?
हाँ लव यू सर। चलो भाई एटीएम मनी, हाँ सबका सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हुआ क्या था, हमें पता है कि सर 1909 में 1909 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मॉर्ले सेक्रेटरी था उस समय और मिंटो वाइसरॉय था। सेक्रेटरी किस एक्ट से पोजीशन को क्रिएट किया गया था? 1858 के एक्ट से, और उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी गई थी। तो इसीलिए मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म यानी भारत में साम्यवाद का जनक बोलते हैं, क्योंकि उसने एक तरह से बंटवारा हिंदू मुस्लिम के बीच में रिफ्ट डालने का काम किया था। कैसे? उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था सबसे पहले, किसको? मुस्लिम्स को। पृथक निर्वाचन, जिसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होता है। देन 1919 का जो एक्ट आया था जिसको मॉन्टेगी फॉर रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, इसने इस पर्टिकुलर सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रथा को और एक्सटेंड किया। कैसे एक्सटेंड किया और आगे बढ़ाया? किसको दिया? एंग्लो इंडियंस, जो आंग्ल भारतीय समुदाय से हैं, यूरोपियंस हैं, विमेंस हैं, इन सब को दिया। ठीक है, क्रिश्चियंस वगैरह सबको इनको क्या दिया? सेपरेट इलेक्टोरेट और एक्सटेंड किया। देन फर्दर हमें पता है 1930, 1931 और 1932 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, पता है ना? गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुए जरा बताइए कमेंट में। कांग्रेस ने किस में हिस्सा लिया? गांधी जी ने लीड किया था कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने तो सिर्फ जो दूसरी वाली थी उसको उसमें सिर्फ हिस्सा लिया। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, याद करो 1931 में ही, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले, जहाँ पे गांधी जी ने बोला था कि ठीक है हम वो करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। और उस गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किस सेशन में किया गया था? जरा बताइए किस कांग्रेस के सेशन में किया गया था? और 1930 में डांडी मार्च या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। 78 लोगों के साथ मार्च निकाला था गांधी जी ने फ्रॉम साबरमती टू डांडी, है ना। और NWFP में खान अब्दुल गफ़ार खान ने लीड किया था। रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था। खुदाई खिदमतगार करके एक एसोसिएशन बनाया था, उनको इसीलिए हम सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो कांग्रेस ने सिर्फ दूसरी वाली में पार्टिसिपेट किया, लेकिन अम्बेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया। और अम्बेडकर जी ने वहाँ पर डिमांड रखी, वहाँ पर उन्होंने डिमांड रखी कि भाई इस तरह से एक शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, कि यानी कि सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट ही सेपरेट इलेक्टोरेट के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते, मतलब शेड्यूल कास्ट के लोग ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट के इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई है, जैसे आज भी आती दलित सीट आ गई, आपने सुना होगा दलित सीट, वोट तो हर कोई कर सकता है ना, चाहे जनरल कैटेगरी का हो, चाहे OBC का हो, चाहे दलित का हो। लेकिन पहले सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि सिर्फ दलित ही वोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए फिर एक लोथियान कमेटी बनाई गई। तो लोथियान कमेटी ने बोला हाँ इनके लिए होना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट। तो इसलिए 1932 में 1932 में उस समय रैमसे मैकडोनाल्ड करके एक प्राइम मिनिस्टर हुआ, कहाँ का? ब्रिटेन का। उसने बोला कि ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड ने बोला कि ठीक है, और उसने अनाउंस कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित्स। उसी को हम बोलते हैं मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से। और इसके चलते, या फिर कम्युनल अवार्ड या फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड इसको बोला, इसी के चलते गांधी जी नाराज़ हो गए। गांधी जी जो हैं वो फास्ट अनटू डेथ में चले गए कि इसको वापस लो, नहीं तो हम अपना व्रत ये तो अनशन नहीं तोड़ेंगे। क्योंकि गांधी जी का मानना था अगर ये हो गया तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या फिर जो OBC हैं उनके, और तब तो ये जनरल और OBC इस तरह से ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ नहीं था, मतलब जो एक दलित है और जो नॉन दलित है उनके बीच में जो रिफ्ट है वो और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए फिर गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ में चले गए यरवदा जेल पूना में, ठीक है, यरवदा जेल पूना में। फिर अम्बेडकर जी को मनाया काफ़ी लोगों ने कि भाई ऐसे करके नहीं चल पाएगा, तो कुछ एक बीच का रास्ता निकालते हैं। तो अम्बेडकर जी के साथ फिर गांधी जी का एक पैक्ट साइन होता है। इसके बाद गांधी जी अपना ये फास्ट तोड़ते हैं। इस पैक्ट को हम बोलते हैं पूना पैक्ट, जो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में साइन होता है। कहीं कहीं विकिपीडिया फिर कहीं पे हो सकता है तुम गांधी जी की जगह मदन मोहन मालवीय जी का नाम देखो, जिन्होंने 1915 में हिंदू महासभा का भी गठन किया था। लेकिन एक्चुअल में वो गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, बट माना यही जाता है कि गांधी जी ने वो साइन किया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, गांधी अम्बेडकर पैक्ट ऑप्शन नंबर 2, जिसके तहत इस कम्युनल अवार्ड को वापस ले लिया गया था और कुछ सीट्स बस रिजर्व कर दी गई थी एक्स्ट्रा दलित्स के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़, और यही कारण है कि क्यों अम्बेडकर जी हरिजन शब्द से चिढ़ते थे, क्योंकि गांधी जी ने वो हरिजन शब्द दिया था। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया था 1924 में। उन्होंने हरिजन नाम की पत्रिका भी निकाली थी गांधी जी ने, ठीक है। तो अम्बेडकर जी को वो वर्ड अच्छा नहीं लगता था हरिजन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ गैसेज बीइंग आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड अर्थ? ठोस पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और एक चीज़, गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किस सेशन में किया गया था? कराची में। लाहौर हुआ था 1929 में।
जिसमें कि पूर्ण स्वराज गोल डिक्लेयर किया गया था, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात कही गई थी। 1931 में जिसके पहले काले झंडे दिखाए गए थे कांग्रेस वालों को, क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी नहीं टलवा पाए थे और उनको कुछ ही दिन पहले 23 मार्च को फांसी हुई थी, इसलिए उनको काले झंडे दिखाए गए थे। और कराची सेशन को प्रेसाइड किया था सरदार पटेल जी ने, जहाँ पे नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी और फंडामेंटल राइट को रेजोल्यूशन को लेकर रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किए गए थे और गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था। क्या प्रोसेस होता है ये देखिए, हमारा जो आज प्रेजेंट टाइम में एटमॉस्फेयर है, जिसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर, और उसके ऊपर थर्मोस्फियर यानी जिसको हम आयनोस्फियर या फिर आयन मंडल के नाम से जानते हैं। दो चीज़ें बताएंगे आप। कोल्डेस्ट लेयर कौन सी होती है, किस लेयर को रीजन ऑफ मिक्सिंग के नाम से जानते हैं। ये ऐसे नहीं कि जब हमारी अर्थ बनी, कब बनी, कितने साल पहले बनी, ये भी पता होना चाहिए। ये बता चुका हूँ 4.5 बिलियन ईयर्स को पहले बनी। हमने देखा था सोलर सिस्टम किस तरह से इवॉल्व हुआ था, जिसको लेकर नेबुलर लैप्लेस थ्योरी दी गई थी कि नेबुला विच इज़ अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज, उसी से हमारे ये प्लैनेट बने आठों। ठीक है, तो 4.5 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ बनी। तो ऐसा नहीं कि उसमें पहले से ही एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। एटमॉस्फेयर कैसे इवॉल्व हुआ? तो जो पहले सबसे पहली जो स्टेज थी दैट वाज लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर। लॉस ऑफ प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जो पहले से एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे, उसका लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ? यहाँ पे जो सोलर फ्लेयर्स हैं, जो सन से सोलर फ्लेयर्स निकल के आई, वो इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने एग्जिस्टिंग जो जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम थी मेनली गैसेस, उसको हटा दिया उस सोलर फ्लेयर्स ने वहाँ से। देन हमें पता है कि अर्थ का इंटीरियर कितना भयंकर है, यहाँ पे वोल्केनो वगैरह हैं, तो ये वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, जिससे कि दूसरी स्टेज में क्या हुआ, आउटपोरिंग हुई। आउटपोरिंग ऑफ क्या हुई? ऑफ गैसेज एंड वाटर वेपर। तो अंदर से क्या है, ये वोल्केनो के फॉर्म में फिर जो अर्थ का इंटीरियर का जो हीट है वो अंदर से बाहर की ओर निकला। इसी चीज़ को हम बोलते हैं डी गैसिंग, यानी कि अंदर से गैस निकलना, दैट इज कॉल्ड एज डी गैसिंग। देन इन गैसेस का फिक्सेशन किया जो हमारे एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ थी, जो उस समय स्पीशीज़ थी, उन्होंने फोटोसिंथेसिस से इसका क्या किया, फोटोसिंथेसिस वगैरह से इसका फिक्सेशन किया गया और उसी से आज हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर देखते हैं। कमेंट में आप बताइए कि किसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की थ्योरी दी थी, हु गेव दी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा दैट वुड बी कोल्डेस्ट लेयर है हमारी मेसोस्फियर, मध्य मंडल, जहाँ पे हमारे मेटियोराइट आके ख़त्म हो जाते हैं। रीजन ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, जिसकी एवरेज थिकनेस 13 किलोमीटर है, पोल्स पे 8 और इक्वेटर पे 18 किलोमीटर इसकी हाइट है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। ट्रांसपिरेशन इज़ दी लॉस ऑफ वाटर। जो हमारे पेड़ होते हैं उनमें जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों की जब हम बात करते हैं तो पत्तियों में इस तरह से वेन्स होती हैं इस तरह से, और उसके जो नीचे होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, और यहीं स्टोमेटा के थ्रू ही ट्रांसपिरेशन दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर होता है। ऐसे ही हमारा गटेशन होता है, गटेशन रात के समय में होता है लॉस ऑफ वाटर, वो स्टोमेटा नहीं हाइडाथोड्स के थ्रू होता है। आगे बढ़ते हैं। ये किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने दी थी। अगला क्वेश्चन है द फेमस पंचमहल इज लोकेटेड इन। प्रसिद्ध पंचमहल कहाँ पे स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली या फिर फतेहपुर सीकरी। तो ये है आपका पंचमहल, आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 इसमें इस तरह से वो हैं, और ये है आपका फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी सिटी किसने बिल्ड करी थी? अकबर ने। तो अकबर ने ही एक्चुअल में पंचमहल भी बनवाए थे। अकबर ने ही पंचमहल बनवाया था ये, और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बनवाया था इन द ईयर 1571। क्यों बनवाया था? क्योंकि अकबर के बेटे नहीं कोई मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई बेटा या बेटी नहीं हो रही थी, तो उसके लिए शेख सलीम चिश्ती जी के पास वो गया था वहाँ पे और उनसे दुआ मांगी थी, तो उन्होंने इसको ब्लेस किया था, और इसके बाद इसका बेटा हुआ था जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं। किससे हुआ था? जो मरियम उज़ ज़मानी है, जो कि जिनको कि हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं का ही नाम था मरियम उज़ ज़मानी। वही मरियम उज़ ज़मानी जो हैं उन्हीं से ये बेटा हुआ था जहांगीर, और इसी के चलते उन्हीं की याद में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था 1571 में। इसी तरह 1575 में 1575 में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था आफ्टर इज विक्ट्री ओवर गुजरात। ये ध्यान रखना, गुजरात में जब इसको विक्ट्री मिल गई थी तो इसलिए इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था 1575 में। इतनी चीज़ क्लियर। तो फतेहपुर से, और ज़रा ये बताइए कि आगरा जो है
वो सिटी किसने बनाई थी और किसने अपनी कैपिटल को आगरा में शिफ्ट कर लिया था। विच इनर्ट गैस इज यूज इन डबल ग्लेज्ड विंडोज टू फिल द स्पेस बिटवीन पेन्स। डबल जो ग्लेज खिड़कियाँ होती हैं उनमें शीशों के बीच में कौन सी गैस भरी जाती है। एयर अगर भर देंगे तो एयर इज़ अ वेरी बैड इंसुलेटर हम बोल सकते हैं। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ये हीट वगैरह का, तो बैड एक तरह से होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो गैस को यूज़ किया जाता है, इट इज़ एन इनर्ट गैस। यहाँ पे सारी इनर्ट गैस ही लिखी हुई हैं, बट मोस्ट प्राइमरली हम ऑर्गन को यूज़ करते हैं। ऑर्गन नहीं होगी देन हम क्रिप्टन का यूज़ कर लेते हैं। ये सारी ही इनर्ट गैस होती हैं। कौन से पीरियड में कौन से ग्रुप में आती हैं? 18th ग्रुप, जिसको कि हम 0th ग्रुप के नाम से जानते हैं, फिर ग्रुप नंबर 8A के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सारी इनर्ट गैसेस होती हैं। जरा कमेंट में बताएंगे कि ऑर्गन किस पीरियड का लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 18th ग्रुप सबसे लास्ट में है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं जिनको कि हमने कैसे याद किया था, हेमा, नेहा और करीना, जीती, रहना, इस तरह से याद किए थे। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये लास्ट एलिमेंट है, तो उस पीरियड के भी लास्ट एलिमेंट होंगे। तो हमारी जो मॉडर्न पीरियड टेबल इसमें 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड है। तो पहले पीरियड का ये लास्ट एलिमेंट हुआ, दूसरे पीरियड का ये, तीसरे का ये, तो थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट हो जाएगा ऑर्गन। इसमें हीलियम की अगर बात करें तो डिस्कवरी इसमें किसने करी थी? पीर जैनसन ने करी थी, पीर जैनसन ने। लेकिन बाकियों की अगर हम बात करें, मोस्टली जो है इसके नीचे, ये मैंने आपको नाम बताया था, वो आपको नाम बताना है, W से वो नाम स्टार्ट होता है, बताइए जल्दी से। और ये जो क्रिप्टन होती है, किस एलिमेंट का जब फिजन होता है उसके न्यूक्लियस का, तब निकलती है क्रिप्टन गैस। तो ये है हमारा नाम, विलियम रैम्स है, ये नाम आपको याद रखना है। और ऑर्गन का और कहाँ यूज़ करते हैं? बल्ब वगैरह में भी हम यूज़ करते हैं इसको भरने के लिए ऑर्गन का, ठीक है। फिलामेंट हम बनाते हैं टंजस्टन का, लेकिन ऑर्गन को यूज़ करते हैं एज अ गैस। और क्रिप्टन कब निकलती है याद करो, बेरियम और क्रिप्टन दो ये निकलते हैं जब हम 92U235 यूरेनियम का क्या करवाते हैं, इसको न्यूट्रॉन से हिट करवाते हैं, इसका न्यूक्लियर फिजन होता है। तो ये क्रिप्टॉन इज़ वन ऑफ दी नोबल गैसेज और इनर्ट गैस जो इससे निकलती है। अगला है हमारा, व्हाट इज इट कॉल्ड इन बास्केटबॉल व्हेन अ शॉट गोज थ्रू द बास्केट विदाउट टचिंग द रिम और बैकबोर्ड। बास्केटबॉल में जब कोई शॉट रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केट को होकर निकल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल फाउल, स्क्रीन, स्विश या फिर डाइंग। तो उसको हम बोलते हैं स्विश। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बास्केटबॉल से हमारे टर्म एसोसिएटेड हैं, ड्रिबलिंग जो कि आपको बता चुका हूँ, पिवटिंग, ठीक है, पिवट। और एक चीज़ याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो, पहले तो ये बताइए नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं इसमें। और बास्केटबॉल में ये ध्यान रखना है कि इसमें 4 क्वार्टर, जो इसका गेम होता है बास्केटबॉल का एक, उसमें 4 क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर्स ऑफ 10 मिनट्स ईच, ये ध्यान रखना है आपको। और नंबर ऑफ प्लेयर्स तो यार हमें पता है, जो भी बॉल होते हैं, ठीक है, 5 हमने बास्केट लाई, उसमें 6 वॉली डाली, 7 दिन हमें हैंड और नेट का यूज़ नहीं करना बिकॉज हमें बेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तो 9, इस तरह से 5, 6, 7, 9, 8 नहीं है। ये बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर, ये वॉलीबॉल में है, ये नेट बॉल और हैंड बॉल में है, और ये आपके हैं बेसबॉल में। द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2004 बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डैश मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय काम, और एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ बस, एंड दैट इज़ कि चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया, 2.9K जो स्टूडेंट्स हैं, 2900 स्टूडेंट, 2900 के 2900 ही उतनी देर से बने हुए हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। पढ़ाई वाले वीडियोज़ में ऐसा कम देखने को मिलता है, इसलिए मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग अगर उस चीज़ पे देखो यार, जो एफर्ट आप मार रही है, जो चीज़ मैंने लाइफ में ऑब्जर्व करी कि अगर आप एफर्ट मारते हो, भले आपका उसमें हो ना हो, लेकिन फिर आपको ये रियलाइजेशन बाद में होगा कि जो भी आपने हार्डवर्क उस समय किया था वो कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर वो मदद देता ही है, ठीक है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ये अगर प्रोग्राम की बात करें 2004 में लॉन्च हुआ था। इसके तहत था क्या, जैसे आपने नरेगा का नाम सुना होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि आया था 2005 में। और लागू कब हुआ था जरा बताइए, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कभी एनफोर्स हुआ था। तो उसमें क्या होता था कि आपको अनस्किल्ड वर्क करना है, अनस्किल्ड वर्क है, मैनुअल वर्क है, और उसके तहत आपको रुपए मिलेंगे। इसमें क्या था, अनस्किल्ड वर्क ही रहेगा रूरल में, जैसे गड्ढा खोद देना ये सब, लेकिन उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसके बदले अनाज वगैरह मिलेगा। आपको लिखा भी होगा, आई थिंक नहीं लिखा है क्या, इसके बदले नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, अनाज वगैरह मिलेगा, खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी। ये 150 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे लॉन्च किया गया था 2004 में, ईयर याद रखना है। नरेगा को लॉन्च किया गया था, मतलब इसको एनफोर्स लागू किया गया था 2 February 2006 को, जिस दिन हम वेटलैंड डे भी मनाते हैं। और इसको नरेगा से MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब किया गया था, ये किया गया था गांधी जयंती को 2 अक्टूबर को इन द ईयर 2009।
18 द दार्जिलिंग हिल्स इन इंडिया आर वर्ल्ड फेमस फॉर डैश कल्टिवेशन। भारत में दार्जिलिंग की जो पहाड़ियाँ हैं किसकी खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं? मैंगो, टी, सिनेमन या फिर बनाना। दार्जिलिंग हिल्स कहाँ पे हैं? सिक्किम में ही। सिक्किम हिमालय का ही कौन पार्ट है? कंचनजंगा, जो कि 8598 मीटर उसकी हाइट है। और वो अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका एक फेस्टिवल होता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? चूफाट फेस्टिवल। ये ध्यान रखना, सिक्किम का फेस्टिवल है जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, चूफाट नहीं बताया था। चूफाट ध्यान रखना, ये भगवान के रूप में पूजे जाते हैं कंचनजंगा इस फेस्टिवल में। दार्जिलिंग हिल्स टी के लिए फेमस हैं। अब तुम मुझे बताओगे कि मैंने जब तुम्हें बताया था हिमालय के बारे में तो वहाँ बताया था ये ट्रांस हिमालय जिसकी 3 रेंजेस होती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। इसके बाद ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, फिर इनर हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर ये आता है लेसर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय या फिर हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इसको पीर पंजाल, यहाँ पे धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में नाग तिब्बा बोलते हैं। देन इसके बाद ये सब यहाँ तक जाती हैं आगे तक। शिवालिक क्या है? शिवालिक आपका आगे तक नहीं जाता और यहाँ पे खो जाता है। यहाँ पे इसकी जगह ले लेता है कौन, जरा बताइए? जो कि टी के कल्टीवेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। टी के कल्टीवेशन में कौन सी सॉइल फॉर्म हेल्प करती है? जो कि लीचिंग के प्रोसेस से बनती है, निच्छालन की प्रक्रिया से बनती है। लीचिंग वो प्रोसेस होता है जहाँ से इंपॉर्टेंट मिनरल्स वॉश अवे हो जाते हैं। सॉइल की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? पीडोलॉजी के नाम से जानते हैं। सॉइल में डिफरेंट हॉराइजन्स भी होते हैं, जैसे कि ये आपका होता है सॉइल का हॉराइजन नंबर सी, देन बी, देन ए। सी, बी, ए और ये होता है ओ। सी में क्या होता है? अनवेदर्ड रॉक होती है, ऐसे पत्थर पड़े होते हैं, ठीक है, अनवेदर्ड रॉक होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है? सेमी वेदर्ड रॉक, यानी थोड़ा सा रॉक टूटी है, और इसको बोलते हैं टॉप सॉइल। और इस टॉप सॉइल के ऊपर अगर ऑर्गेनिक कंटेंट दिख जाएगा, ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कि ह्यूमस, तो उसको ही हम बोलते हैं ओ लेयर, जो कि सारी सॉइल्स में हमें देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि जो हमारी इंडियन सॉइल्स हैं उनमें ह्यूमस का कंटेंट बहुत ही कम होता है। और ये सॉइल कौन सी होती है? लैटेराइट सॉइल, जो कि कैशिवनट यानी काजू और कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसको ब्रिक सॉइल यानी कि जो जिससे ईंटें बनती हैं उसके नाम से भी जानते हैं। और ये जो होते हैं हमारे दुआर्स। और लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली, इसको किस नाम से जानते हैं ये बताइए? मैंगो के लिए हमारे एक प्री मानसून शावर्स होते हैं जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। प्री मानसून शावर क्या होते हैं? जो मानसून आने से पहले जो बारिश होती है उसको हम प्री मानसून शावर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये केरल है हमारा और यहाँ पे हमारा कर्नाटक है, तो यहाँ पे आते हैं हमारे जो शावर्स, उनको हम या तो मैंगो शावर्स के नाम से जानते हैं या फिर ब्लॉसम शावर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मैंगो की अर्ली राइपनिंग में हेल्प करते हैं और जो कॉफ़ी का जो फूल होता है उसके अर्ली ब्लॉसमिंग में हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो प्री मानसून शावर्स होते हैं तो वेस्ट बंगाल में तो उनको हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। काल का मतलब होता है जैसे कलिंजर, मैंने आपको बताया था कलिंजर है जैसे, तो काल का मतलब है कि जब काल का मतलब होता है टाइम, है ना, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि शिव जी ने विष पी लिया था तो फिर उन्होंने काल को ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है जर, तो वहीं से नाम पड़ा कलिंजर, ठीक है। वहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है इसीलिए। तो काल बैसाखी, काल मतलब टाइम, ठीक है, तो काल मतलब कि नेगेटिव सेंस में भी हम यहाँ पे यूज़ किया गया, तो काल बैसाखी यहाँ पे है। और यहाँ पे असम और बांग्लादेश में इसको बरदौली चीरहा के नाम से जानते हैं। क्लियर इतनी चीज़? तो ऑप्शन नंबर सेकंड। और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ क्या होती हैं? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, इनको हम बोलते हैं दून्स। सबसे बड़ा दून कौन सा है? देहरादून है। बाकी भी दून है, कोटली दून, पाटली दून। आगे बढ़ते हैं। ये हॉराइजन आप समझिए, सॉयल हम डिफरेंट तरह की पढ़ चुके हैं, एलुवियल, ब्लैक, रेड, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कोल फील्ड इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? झुंझुनू एंड अलवर, कोयम्बटूर एंड मदुरई, सतारा एंड पुणे और झरिया और रानीगंज। तो कोल की जब हम बात करते हैं तो हम पढ़ चुके हैं, इसको हम बरीड सनशाइन के नाम से जानते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। कोल वही अच्छा होता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे अच्छी होती है? अगर उसमें जो कार्बन का कंटेंट है वो हाई होना चाहिए, और उसमें जो सल्फर का कंटेंट है वो लो होना चाहिए, और जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो भी लो होना चाहिए। इस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं इसको 4 पार्ट में, एंथ्रासाइट, बाइटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये मैं 2 बार आई थिंक आपको बता चुका हूँ। तो एंथ्रासाइट, बाइटुमिनस क्या होता है? इनको हम कोकिंग कोल के नाम से जानते हैं बिकॉज इनको हम मेटलर्जी में यूज़ करते हैं। एंथ्रेसाइट में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो बहुत होता है, 85 से लेकर 95% तक होता है। देन टिल 80% आपका बाइटुमिनस होता है। लिग्नाइट में अगर हम बात करें, इसको हम
ये जो हमारा लिग्नाइट कोल है ये आप देख सकते हैं, ये नेवेली है, ठीक है, नेवेली है तमिलनाडु में, यहाँ पे देखने को मिलता है लिग्नाइट कोल। इसमें रफली 60 to 65 या फिर 50 to 65% तक आपको कोल देखने को मिलता है, कार्बन का कंटेंट देखने को मिलता है। और जो पीट होता है उसमें 50% या फिर 40% से भी नीचे। इसी को पीट को ही हम जानते हैं ब्राउन कोल के नाम से, ठीक है, ब्राउन कोल इसको बोलते हैं। एंड और यहाँ पे क्या हो सकता है, बस इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। बाकी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी ब्राउन कोल इसको नहीं, पीट को नहीं बोलेंगे, ब्राउन कोल तो लिग्नाइट को बोलेंगे, ठीक है, ब्राउन कोल। और एक चीज़, हाँ वही मैं सोचूं कुछ तो था, और यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्म ऑफ कोल देखने को मिलता है जिसका नाम टी से शुरू होता है, ज़रा बताइए। तो ये क्या हो गया, झरिया और बोकारो वाला रीजन हो जाएगा कहाँ पे, झारखंड में। सिंगरौली ये मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र हो जाएगा, सिंगरौली। पेंच और कान्हा ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सिंगरेणी यहाँ पे आपका हो जाएगा उड़ीसा के पास में। और यहाँ पे आपका लिग्नाइट आप जानते, लिग्नाइट के लिए फेमस है यहाँ पे नेवेली, ध्यान रखना, नेवेली तमिलनाडु में। और ये नेवेली जो तमिलनाडु में बहुत सारे हमारे थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो कोल से एनर्जी को जनरेट करते हैं, उनको कोल सप्लाई करता ही है, ठीक है। इब और तालचेर कहाँ पे, ये भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ कोल होता है उसको हम टर्शरी कोल के नाम से जानते हैं, जो कि आपको मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर के कुछ रीजन्स में देखने को मिलेगा। इसके बात करें कोल के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं वो देखने को मिलेंगे आपको उड़ीसा में, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ पे हैं, उड़ीसा में। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, झरिया और रानीगंज, ठीक है। अब यार मुझे एक फैक्ट याद आ रहा है, अब वो फैक्ट अभी मैं तुमसे पूछता हूँ, ये ख़त्म कर दूँ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक फैक्ट है जो कि मैंने पीछे मुझे आपको बताना चाहिए था, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, अभी बताता हूँ, पहले इसको खत्म करते हैं। ब्राउन फ्यूम्स और विच गैस आर रिलीज ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट के अपघटन के दौरान किस गैस का भूरा धुआं निकलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड नाइट्रेट होता है आपका PbNO3 का होल ट्वाइस। जब इसका डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है जहाँ पे एक सिंगल जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटता है ऐसे करके। इट इज़ दी एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीज़ें कंबाइन होके एक चीज़ बना रही है, यहाँ पे एक चीज़ टूट के, इट इज़ काइंड ऑफ फ्यूजन रिएक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिकम्पोजिशन हो रहा है, और अगर वो टेम्परेचर के प्रेजेंस, टेम्परेचर की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो टूट रहा है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे कि अगर लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो यहाँ पे हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है, प्लस ऑक्सीजन गैस मिलती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अगर आप बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पे 2 PbO लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है इसलिए, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे भी नहीं, इसको हटा दो, यहाँ पे 2 है तो 2 NO2, तो ठीक है, काम बन गया, ठीक है। तो ये होगा आपका 2 होगा कि 4 होगा, रुको 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 रुको, 2 3 6 2 नहीं 12 ऑक्सीजन हो गए ना, तो 12 ऑक्सीजन हो गए, तो फिर यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 2 4 और 4 2 8, ये हो जाएगा आपका बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर होगा। अब नाइट्रस जो ऑक्साइड होती है, इसको हम लाफिंग बुद्धा के नाम से नहीं जानते, इसको लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, BGT, और वो कब हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी। और नाइट्रोजन जो गैस होती है ये आपकी क्या होती है, ये थोड़ी सी इनर्ट टाइप गैस होती है। क्या आपको पता है, जब हम इनहेल करते हैं तो 78% ऑक्सीजन है, मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फियर में, तो 78% नाइट्रोजन हम अंदर लेते हैं, 21% ऑक्सीजन है तो 21% ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, पूरी की पूरी बाहर निकल आती है, क्योंकि एक तरह का इनर्ट गैस है, इसीलिए इसको चिप्स पैकेट में भरा जाता है। अगर इसको नहीं भरेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताइए कौन सा फिनोमिना हो जाएगा। तो ये 1984 में हुआ था, और ये मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हुआ था। यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था, साइनाइड, ठीक है। और ये कौन सा कंपनी था, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। ऐसे ही थर्मल डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का, ठीक है। जैसे ये मैंने इसका डिकम्पोजिशन करवा दिया तो ये बन जाता है, और ये रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसको हम यूज़ करते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। एंड नाइट्रोजन गैस को अगर हमने ना भरा तो चिप्स पैकेट में हो जाएगी रैंसिडिटी। और रैंसिडिटी किस तरह की रिएक्शन है, ये है आपकी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे कि कोरोजन जो होते हैं हमारा, जंग वगैरह लगना, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो वो फैक्ट क्या था जो मुझे आपको बताना था, उसके बाद हम करते हैं शॉर्ट। तो ये फैक्ट था आपका कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो वहाँ पे एल्कीन
क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरह से पूछा जा सकता है, चलो कोई नहीं, अब तुम नोट कर लो इसको। एल्कीन जो होते हैं उनको हम ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं। मुझे ऐसे याद है क्योंकि अभी रिसेंटली ये सवाल बना था आपका ये, तो इस चीज़ को भी ऐड कर लेना वहाँ पे कि किसको हम ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं, एल्कीन्स को। क्यों? क्योंकि एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एल्कीन्स का यूज़ करके ऑयल्स बनाए थे, इसलिए एल्कीन्स को ही हम ओलिफिन्स के नाम से जानते हैं। अब टाइम आ गया है करंट अफेयर का शॉट लेने की। ऑलराइट, चलिए बिल्कुल DSSB की क्लास के लिए ले सकते हैं आसिफ खान, बिल्कुल ले सकते हैं। जब जितने भी DSSB और ये जितने भी SSC CGL उससे नीचे के लेवल है, यहाँ तक कि स्टूडेंट PCS के लिए भी काफ़ी यहाँ पे पढ़ते हैं मुझे पता है, लेकिन CGL उसके लेवल के नीचे जितने के भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, और करंट अफेयर को लेकर भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा जल्दी। पहले आज तो हम लोग बजट करने वाले हैं शाम को, ठीक है, तो सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लेंगे। कोई लैंग्वेज इज़ मोस्टली स्पोकन इन विच स्टेट? क्यों ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि ये करंट अफेयर का ही है, और ये करंट अफेयर में न्यूज़ था क्योंकि उड़ीसा की कैबिनेट ने ये पास किया अपने पार्लियामेंट, मतलब एक तरह से उड़ीसा कैबिनेट ने इसको ऑथराइज़ किया कि कोई लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में एज अ लैंग्वेज जोड़ा जाना चाहिए। अभी टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं ज़रा बताइए 8th शेड्यूल में? ये काम पार्लियामेंट ही कर सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टेट को भी तो पहले वो देना होगा, मंजूरी देना होगा, या फिर पहले तो स्टेट बोलेगा ना कि हम चाहते हैं कि इस लैंग्वेज को ऐड किया जाए। तो कोई लैंग्वेज को बोला जाता है उड़ीसा में। 8th शेड्यूल में हमारी कितनी लैंग्वेजेस थी? पहले थी हमारी 14 लैंग्वेजेस, अभी कितनी है? 22 लैंग्वेजेस। हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से अमेंडमेंट्स इनको जोड़ा गया। 21st अमेंडमेंट, ठीक है, 72nd अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट, इनसे इनको जोड़ा गया, ठीक है। तो जो 21st जो अमेंडमेंट है उससे हमने किसको जोड़ा? सिंधी को जोड़ा, सिंधी को जोड़ा। इससे जोड़ा हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। इससे हमने जोड़ा किसको? बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली को। और 96 से हमने ओडिया का नेम चेंज किया था। ओडिया है 8th शेड्यूल में, बट उड़ीसा ने कोई लैंग्वेज को भी बोला है जो उड़ीसा की लैंग्वेज है उसको भी इंक्लूड किया जाए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वॉन दी एमर्जिंग एशिया कप 2023? ये जो एमर्जिंग एशिया कप होता है, ये होता है आपका, ये होता है किसके लिए? ये होता है आपका क्रिकेट का ही होता है, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, किसने जीता? तो ये जीता पाकिस्तान ए ने इंडिया ए को हरा के। हुआ कहाँ पे था? श्रीलंका में हुआ था। ये श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था और उसने हराया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 71st होगा, आई थिंक मैंने 72nd लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। कितना स्कोर किया ये आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे। बाकी आपको अगर नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर PYQ पार्ट 4 के, तो यह हिंदी और इंग्लिश में आपको अलग अलग नोट्स मिल जाएंगे परमार एकेडमी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अगर आप नोट्स खुद से नहीं बना सकते हैं तो बाकी डेमो नोट्स अपलोडेड हैं, तो एक बार देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में आपका परमार SSC, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज का जो क्विज़ है वो अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पाया था, जो आपका GK का क्विज़ होता है। क्विज़ ग्रुप अलग से है, जिन लोगों को नहीं पता है, क्विज़ ग्रुप अलग से है जहाँ पे आपकी डेली क्विजेज़ होती हैं। GK की क्विज़ होती है, इंग्लिश की होती है, कंप्यूटर की होती है, तो उसको आप अटेम्प्ट, कंप्यूटर की अगर आप सिर्फ क्विज़ भी अटेम्प्ट करते चले गए तो Tier 2 में जो आपका कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो भी आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। और CHSL Tier 2 के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग भी अनाउंसमेंट होगा। बाकी तो ये है कि जो भी होगा फ्री होगा, ठीक है, कोई ऐसा पेड बैच कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके डेली क्विजेज़ होते हैं और यहाँ पे इसमें रफली 4 लाख कुछ हैं और इसमें कुछ 1.25 लाख टाइप हैं। वो मतलब इसलिए बताना ज़रूरी होता है क्योंकि काफ़ी सारे फेक चैनल्स भी होते हैं। कोई भी चैनल परमार अकेडमी से के नाम से नहीं है टेलीग्राम चैनल, ध्यान रखना। जो एप्लीकेशन है वो परमार अकेडमी के नाम से है। FRB हम लोग की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी मैं स्टार्ट कर ही दूंगा, जुलाई में तो स्टार्ट हो ही जाएगा वो, ठीक है, क्लियर। चलिए अभी एक्चुअल में क्या ना CA पे FACE का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम टाइम मिल पा रहा है, नहीं तो वो भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा। ऑलराइट, ये क्वेरी नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरी है। बाकी थैंक यू। बाकी आपका कितना क्या स्कोर आया आप बता सकते हैं कमेंट में जल्दी से, आपने कितना स्कोर किया स्कोर। और एक चीज़ और, प्रभु जी कहाँ सफ़र किए, कहाँ सफ़र किए? हम गए थे पहले तो अपने गाँव गए हम, ठीक है, गाँव गए और ज़बरदस्ती ले जाया जाता है, ना जाओ तो फिर घर वाले गुस्सा हो जाते हैं ना। तो गांव गए और गांव से फिर चित्रकूट पड़ता है, ठीक है, पास में ही या दूर नहीं है चित्रकूट, जहाँ पे भगवान राम ने 11 साल अपने बिताए थे, अपने जीवन के 11 साल। वहीं पे ही भरत जी उनसे मिलने आए थे कि चलिए वापस अयोध्या, तो वहाँ पे गए थे। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया जहाँ पे शिव जी
है ना। शिव जी अब विष पीने के बाद, समुद्र मंथन करने के, विष पीने के बाद जहाँ पे गए थे कलिंजर, जहाँ पे उन्होंने काल को डिफीट किया था, डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम कलिंजर, ठीक है, उसी वजह से नाम पड़ा उसका, वहाँ पे गए थे। और देख के अच्छा भी लगा, ख़राब भी लगा। अच्छा ये लगा कि इतनी पवित्र जगह, और वो तो कलिंजर का फोर्ट तो देख के बहुत अच्छा लगा कि यार क्या बढ़िया स्कल्पचर्स बना रखे थे वॉल्स में। मतलब क्योंकि मैंने पहली बार देखा था, क्योंकि मैं उतना घूमने फिरने वाला इंसान नहीं हूँ, तो क्योंकि जब मैंने पहली बार देखी वो चीज़ें तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा देख के, ठीक है। मतलब कि मैंने पिक्चर्स भी इसी से शेयर करी थी। और ख़राब ये दो चीज़ें देख के लगा, एक तो सारी जो मूर्तियाँ थी हिंदू गॉड एंड गॉडेस की खंडित मूर्तियाँ थी। मतलब कि या तो उनके पैर तोड़ दिए गए, नाक तोड़ दी गई, या तो उनके जो जो मुंह हैं उसको मतलब एक डेफिनेट पैटर्न पे काटा गया था। ऐसा कि मतलब जैसे नहीं, जैसे कि हम आइसक्रीम है और आइसक्रीम में चम्मच से वो स्कूप लेते हैं, तो जो आइसक्रीम में वो फिर शेप बन जाता है, वो जो कि यहाँ इसे निकाला गया एक चम्मच से, ऐसे एग्जैक्टली वैसे ही, जैसे कि मतलब किसी एक कोई औजार से सबके मुंह ऐसे काटे गए हों टाइप। या तो अगर नहीं कटे हैं तो नाक तोड़ दी है, कुछ नहीं हुआ है तो पैर तोड़ दिया है वहाँ ऊपर। मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया वो थे, शिवलिंग तोड़े गए हैं, सब मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, खंडित पड़ी हुई हैं, टूटी हुई पड़ी हुई हैं, नहीं तोड़ पाए हैं क्योंकि वो इनर वॉल्स में ही बना डाली हैं। जैसे कि औरंगज़ेब ने भी कैलाश टेम्पल, जो कृष्ण वन ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जिन्होंने बनवाया था, तो उसने काफ़ी सालों तक कोशिश करी उनको तोड़वाने की, बट वो तोड़वा नहीं पाया उसको, टेम्पल को। तो काफ़ी सारे इस्लामिक इन्वेडर्स आए और उन्होंने मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे तोड़वाई। तो वो चीज़ एक तो एक ख़राब लगा। और एक ये कि मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, चाहे वो चित्रकूट हो चाहे कलिंजर हो। मतलब इतने बढ़िया प्लेसेस हैं यार। मतलब राम जी मुझे लगा कि 11 साल यहाँ बिताएं और ये मतलब लेवरेज नहीं कर रहे हैं। और कलिंजर फोर्ट इतना एक टूरिस्ट प्लेस हो सकता है आसपास। मतलब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भी जाने का रीज़न था क्योंकि मेरे मतलब बड़ी मम्मी का ही गांव जस्ट उसी के बगल में ही लगा हुआ है, और मैं पहली बार वहाँ पे भी गांव भी गया था और वहाँ पे भी तो मतलब बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है यार, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे। और ये यहाँ तक कि अब तो वहाँ पे पुलिस लगने लगी ऊपर, क्योंकि 2003 की बात है। वहाँ पे कोई एक फैमिली मतलब एक मैरिज होगी, मतलब शादी होगी आसपास किसी गांव में, तो वहाँ के लोग कुछ घूमने आए थे, वहाँ पे डेकॉइट्स लगते थे, सब लोगों को मार डाला था उन लोगों ने वहाँ पे, ठीक है, जितनी भी पूरी वो शादी में जितने लोग ऊपर गए थे, क्योंकि बहुत चढ़ाई में वो। तो तब से वहाँ पे पुलिस भी लगने लगी, नहीं तो। और मतलब लेकिन एक चीज़ है कि वहाँ पे सफाई बहुत थी, सफाई बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। हाँ अयोध्या में बनवाए हैं ना, हाँ। खाने को नहीं मिलता वहाँ कुछ, हाँ बिल्कुल। पानी तो था, पानी तो था, गाड़ों में रखा हुआ था एक जगह पे, तो वहाँ से पानी पिया था, लेकिन खाने को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। खाने को तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। स्टेप्ड टैंक थे, जो हम पढ़ते हैं ना विजयनगर किंगडम में स्टेप्ड टैंक ले जाने होते हैं, वहाँ पे भी स्टेप्ड टैंक थे। मतलब स्टेप्स, अब मैं वो पढ़ाऊँगा ना जब बैच में, जब हम लोग का आएगा अगला, तो वहाँ पे अच्छे से और बताऊँगा कि कैसे क्या, और मैं पिक्चर्स का भी यूज़ करूँगा। तो और वो जो नीलकंठ महादेव मंदिर थे ना, तो मैंने, अगर आप पिक्चर देखना ध्यान से, उनका जो गला है भगवान शिव का, मैंने पिक्चर पोस्ट करी है, कल भी करी थी परसों भी करी थी, तो उनके गले से आप देखना कि वेट रहता है, पानी वहाँ से निकलता रहता है, हमेशा पानी निकलता रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस पर मैं बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि एक जगह और शिवलिंग बना हुआ था, जैसे दीवाल है, दीवाल में शिवलिंग बना हुआ था, और वो प्लेस गीली थी, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा था उसमें। मतलब बहुत मैग्निफिसेंट था यार, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उन्होंने कुछ निकाला होगा ना, जिन्होंने बनाया होगा, कि सिर्फ वही पार्ट गीला था, वो ना ऊपर ना नीचे का वो शिवलिंग बना हुआ था, वही पार्ट गीला हुआ था वहाँ पे। अब इतना तो मतलब अभी है, बाकी तो कितनी चीज़ें डिस्ट्रॉय करके फेंक दी गई होंगी और पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, वो तो चीज़ वहाँ पर रह गई हैं। बहुत सारे स्टेप्ड टैंक थे, 5 या। हाँ सर, आपकी आवाज़ नहीं सुनते तो मन नहीं लगता, क्या बात कर रहे हो। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी थोड़ा शायद मैं ज़्यादा लगता है भावनाओं में बह गया। कोई नहीं, तो ये जो पीपीटी की जो पीडीएफ है वो आप हमारे सी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में चलेंगे घूमने, ठीक है। जिस जिसका सिलेक्शन होगा ने प्लान सोच रखा है कि वहाँ पे विजयनगर हम लोग विज़िट करेंगे ना, विजयनगर, ग्वालियर का फोर्ट, जैसे जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हम लोगों ने पढ़ी है ना। ग्वालियर फोर्ट हो गया, विजयनगर हो गया, और पट्टाडक्कल हो गया, आईहोल हो गया, है ना, और शोर टेम्पल्स हो गए।
भाई यश जी मैंने बोल तो दिया है 71st 21 71st। क्या यू डिड इट 7 सर आई हैव अ डाउट दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। तो आज जो है इन सब को मैं डील करने वाला हूँ जो होगा उसमें, ठीक है। जो आपका आज लेक्चर होगा, लेक्चर कितने टाइम होगा अभी मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कब होगा वो, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, उसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, ये बजट क्या होता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो 21st 71st और 92 मैंने आपको करवा दिया है। बाकी 96 से ओरिया को ओडिया किया गया था, ओरिया को ओडिया किया गया था, ठीक है। चलिए थैंक यू सभी को, धन्यवाद। बाकी मिलते हैं शाम को बजट वाली क्लास में। क्लास अभी थोड़ी देर में आपकी शेड्यूल हो जाएगी, आधे एक घंटे में मैं आपको शेयर कर दूंगा उसका लिंक टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग, ऑलराइट। मिलते हैं कल 9 AM पे। थैंक यू।